नमस्कार दोस्तों, आज मैं देखो ये शुरू करने जा रहा हूँ ज्ञान बिंदु का जो लेटेस्ट पेपर आया है ना, ये ज्ञान बिंदु का, उसको हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है, पूरा मैं डिटेल सोल्व करूंगा, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग को समझ समझ के पढ़ना है। क्योंकि देखो ये जो है ना, अगर आप इस वीडियो को भी आप देख लेते हो तो ये बुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर बुक खरीद भी लिए हो तो इतना डिटेल हमको नहीं लगता है कि आपको कोई बताएगा। ठीक है, क्योंकि मेरा काम जानते हो भाई, क्वेश्चन करना नहीं है, नॉलेज देना है, ताकि इससे रिलेट कर कोई क्वेश्चन आती है तो आप आसानी से वहां पे हिट कर सको क्वेश्चन। देखो, क्योंकि जरूरी नहीं तो यही क्वेश्चन आएगा, ऐसा होता है? कभी सुने हो आप? नहीं सुने हो, मत आएगा ही नहीं ऐसा। देखो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? देखो आप समझ में आएगा कि कोई ये भगवान है क्या? नहीं, ये एक पता है इंसान थे। और कौन? ये जो निक्यू मैकियावेली है ना, एक इटली के प्रसिद्ध राजनीतिक चिंतक थे, जिन्होंने 1503 में एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी, द प्रिंस। समझना। तो देखो यहाँ पे लिखता हूँ, ये पता है कौन थे? ये निक्यो निक्योली निक्योली मैकिया मैकिया मैकियावेली जो थे, वो एक पता है, इटली के इटली के एक पता है क्या थे? राजनीतिक थे, मतलब पॉलिटिशियन थे, राजनीतिक थे, राजनीतिक थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया ना, इन्होंने 1815 में, सॉरी 1513 में एक बुक लिखा। इस बुक का नाम था द प्रिंस। क्या था? द प्रिंस। द प्रिंस। द प्रिंस। इस बुक का नाम था द प्रिंस। ठीक है, एक बहुत अच्छा फेमस बुक था द प्रिंस। इन्होंने बताया कि राजनीतिक में जो नैतिकता से अधिक व्यवहारिक प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स बहुत जरूरी है। समझना, मतलब जो निकोली मैकियावेली था ना, वो इटली का एक राजनीतिक था। उन्होंने 1500 मतलब 1513 में इन्होंने एक बुक लिखा। बुक का नाम था द प्रिंस। देखो ये जो आप मैं जो बता रहा हूँ ना, ये वहां नहीं मिलेगा आपको, ज्ञान बिंदु के नोट्स में नहीं मिलेगा, वो डायरेक्ट आंसर है। तो कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। देखो मेरा काम है कंसेप्ट क्लियर कराना, जहन में बैठा देना, मतलब क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन वो आपके ब्लड में जाके घुस जाएगा। अगर आ गया ना तो हिट कर दोगे क्वेश्चन एग्जाम में। तो रट के आप काम तो चला लोगे, लेकिन एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो जो निक्यू वैकवेली था, वो 1513 में इन्होंने एक बुक लिखा, द प्रिंस। इन्होंने बताया ना कि जो राजनीति में जो नैतिकता है ना, नैतिकता उससे अधिक है कि अपना व्यवहार को सही करें। उनका यही विचार था कि राजा को सत्ता बनाए रखने के लिए किसी भी साधन का उपयोग करने से संकोच नहीं करना चाहिए। इन्हीं के कारण इन्हें आधुनिक राज, मतलब जो आधुनिक राज का शास्त्र का जनक कहा जाता है। ध्यान रखना। ठीक है, क्या कहा जाता है? आधुनिक राज शास्त्र का जनक कहा जाता है। किसको? निक्यो मैकियावेली को। इन्होंने एक बहुत बड़ा पुस्तक लिखा था जिसका नाम था द प्रिंस। इन्होंने इसी बुक में सारा बात बताया है कि जो राजनीतिक होती है ना, राजनीतिक नैतिक नैतिक उसको क्या मतलब ना, राजनीतिक जो नैतिक होती है उसको से अच्छा है कि आप व्यवहारिक प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स की तरफ आप ज्यादा ध्यान दें, जरूरी होती है। मतलब उन्होंने ये भी विचार रखा कि जो राजा का सत्ता होता है ना, पावर, उसको अगर आप बनाए रखना चाहते हो तो किसी भी साधन का उपयोग करने में संकोच नहीं करना चाहिए, ये बोला। इसीलिए पता है इसको राज शास्त्र का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? राज राज शास्त्र का जनक कहा जाता है। शास्त्र का जनक कहा जाता है इसको, जनक कहा जाता है। ठीक है, अब आती है ना, ये तो था निकोलियो वैली के बारे में। लेकिन अब हम लोग पढ़ते हैं कि कौटिल्य क्या था। तो देखो कौटिल्य जो थी ना, आपको पता होगा कि कौटिल्य जो है, जिसको चाणक्य बोलते हैं, चाणक्य भाई, पता है जब आपने मौर्य साम्राज्य पढ़ा होगा, तो ये जो चाणक्य था ना, ये चाणक्य बहुत अच्छे इंसान थे। मतलब एक एक पता है, एक गुरु थे किसका? चंद्रगुप्त मौर्य के।
जब वो राजा के दरबार में गया था, उसका राजा का क्या नाम था, अ, क्या नाम था, भूल चुका हूँ नाम। उन्होंने चाणक्य को उठा के फेंक दिया था, बोला कि यहाँ तुम्हारी कोई जगह नहीं है, और प्रधानमंत्री के पोस्ट से भी निकाल दिया था। तो चाणक्य जो था ना, इसी का नाम है कौटल्या। कौटल्या बोला जाता है, कौटल्या, कौटल्या। अब देखो चाणक्य की बात आती है, मतलब इसका नाम है, चाणक्य का ही नाम है कौटल्या। तो देखो एक चीज समझना, जो कौटल्य है हमारे इतिहास की जब हम लोग बात करते हैं और कौटल्य के बारे में जब दिमाग में आती है, तो ऐसा नहीं कि कौटल्य को बात सुनना अच्छा लगता है, नहीं। इनको पता है, इनको चाणक्य इसलिए कहा जाता है। आप सुनिए, सोचिए, चाणक्य जो थे ना, इनकी ऐसा नीति था जो आप सोच नहीं सकते हो। जब हमारा चंद्रगुप्त मौर्य की काल चल रहा था, चंद्रगुप्त मौर्य को, तो उसमें मतलब ना, आप देखो, क्योंकि निकिलो वैली से हम लोग कंपेयर कर रहे हैं ना, तो आपको पता है कि जो हमारा कौटल्य थे, जिसको चाणक्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, देखो इसका एक और नाम है विष्णुगुप्त, 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 इसका अदर नाम है विष्णुगुप्त, ठीक है। चाणक्य, कौटल्य या विष्णुगुप्त, तीनों नाम अगर आपको दिखे ना, तो आप समझ लेना कि ये बात चाणक्य के बारे में कही जा रही है। अब देखो एक बात समझना, देखो जब बात आई चंद्रगुप्त मौर्य की, तो आपको पता ही होगा कि हमारा जो देखो चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड आपको बहुत सारी चीजें बातें पता होगी। लेकिन अगर आप चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानना चाहते हो, चंद्रगुप्त मौर्य एक ऐसे राजा थे जिनका अस्तित्व तो नहीं था, लेकिन उनकी चर्चाएं बहुत चलती है। हिंदू हिंदू मतलब हिंदू सम्राट में एक ऐसा राजा थे जो धर्म के सिद्धांत से ही इन्होंने अपने सत्ता को हासिल किया था। मतलब प्यार से, मोहब्बत से ये जीना सिखाते थे। और इनकी जो मम्मी थी ना, मतलब इनके पिताजी नहीं थे, इनका कोई वंश नहीं है। देखो वंश के लेके आज तक आप देखोगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, तो विवाद खड़ा रहता है कि इसका वंश कौन था। इस तरह से चलती रहती है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। लेकिन जब चंद्रगुप्त मौर्य की बात आती है, मतलब जब मौर्य साम्राज्य की बात आती है, तो यही, तो जब चंद्रगुप्त मौर्य की बात आई ना, तो इसी में इन्होंने चाणक्य, या बोल सकते हो कौटल्य या विष्णुगुप्त, पता है, ये अर्थशास्त्र एक बुक लिखे थे जिनका नाम था अर्थशास्त्र, 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 अर्थशास्त्र। इन्होंने एक बुक लिखे थे, पता है। उन्होंने अर्थशास्त्र में बहुत कुछ बता दिया था, जैसे एक राजनीति, पॉलिटी के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में, यहाँ तक पता है युद्ध नीति कैसे किया जाता है, वार स्ट्रेटजी कैसे करते हैं ना, ये अर्थशास्त्र में बताया गया था। फिर हम एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, प्रशासन कैसे किया जाता है, फिर जासूसी प्रणाली कैसे किया जाता है, राजा की जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए, इन सभी पे वर्णन पता है अर्थशास्त्र में किन्होंने किया है। ये किए हैं हमारे ये क्या बोलते हो, ये चाणक्य गुरु जी ने, चाणक्य ने किए थे। मैं इनको बहुत फॉलो करता हूँ। ये जो अर्थशास्त्र बुक था ना, इसकी राजनीति, अर्थव्यवस्था, युद्ध नीति, प्रशासन, जासूसी प्रणाली, बहुत कुछ इन्हीं के बारे में आप सुनोगे तो बताया जाता है, ठीक है। तो पता है जब जब चाणक्य जी थे, तो आपको पता है जब मौर्य काल शुरू हुआ था हमारे भारतीय इतिहास में, तो जो चंद्रगुप्त मौर्य है ना, चंद्रगुप्त मौर्य, तो पता है जो नंद वंश का अंतिम शासक, नंद वंश के अंतिम शासक जो था, कौन था, धनानंद, 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 धनानंद जो था ने, वो क्या किए थे ना, ये क्या बोलते हो, जब उनके दरबार में गए, धनानंद के दरबार में सहायता मांगने कि हमारा राज्य जो है संकट में है, उधर से सिकंदर आके आक्रमण करने वाले हैं, पता है धनानंद ने चाणक्य को उठा के फेंक दिया अपने भरा सभा से, और बहुत बेइज्जत किया, क्योंकि ये जो धनानंद था ना, वो एक नंबर हिजड़ा था। अब कहोगे क्यों, क्योंकि ये जो था ना, ये मैं कैसे बताऊं इसके बारे में। आप सीरियल भी आपने देखा होगा चंद्रगुप्त मौर्य, शायद वो सीरियल मतलब बंद हो गया है। वो उस समय चली थी, कांग्रेस जब थी ना, उस समय पता नहीं कौन बंद करवाया, पॉलिटिकल उसमें एजेंडा घुस गई। लेकिन वो बहुत अच्छा सीरियल था, पब्लिक को बहुत पसंद आते थे। तो आप उसमें देखोगे ना, तो सब आपको पूरी डिटेल उसमें सब दिखाया गया, कैसे धनानंद ने
चाणक्य को, कौटिल्य को या विष्णुगुप्त को भरी दरबार से भगाया, प्रधानमंत्री के पद जो था उनको खत्म किया। पता है उसी दिन से जो चाणक्य थे ना वो कसम खाए कि मैं धनानंद की पूरी साम्राज्य को मैं खत्म कर दूंगा। समझ रहे हो, पूरी खत्म करने की प्लान इन्होंने बनाया था। कौन? ये चाणक्य ने, जिसको कौटिल्य भी कहते हो या विष्णुगुप्त भी कहते हो, ठीक है, समझ रहे हो ना। और किसकी हेल्प से इन्होंने पूरी साम्राज्य को खत्म किया था? तो ये किया था मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक थे ना, चंद्रगुप्त मौर्य। तो मैं पूरा हिस्ट्री तो नहीं बताऊंगा, मैं क्वेश्चन से ही रिलेट करके चल रहा हूँ। ये था, ठीक है। देखो, तो यही था, मतलब इनका मानना था ना कि जो, देखो निकोलियो को तो अलग मैं बात बताया, अब इसकी मैं बात बता रहा हूँ। इनका मानना था कि राजा को अपने राज की सुरक्षा और स्थिरता के लिए कठोर से कदम उठाना चाहिए, क्योंकि राजा की बहुत बड़ी जिम्मेदारियां होती है। तो उन्हीं के बदौलत उनकी जो प्रजा होती है वो आराम से खाना खा सके, नींद कर सके, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है तो कर सके, ठीक है। तो यही तुलना किया जाता है इससे। तो इसी से निकोली मैकोवेली से तुलना किया जाता है, किसकी? कौटिल्य की। क्योंकि निकोवेली जो है ना, ये भी कोई छोटा मोटा आदमी नहीं थे, ये भी इटली के बहुत बड़ा राजनीतिक थे, और ये भारत के राजनीतिक थे, समझ रहे हो ना। और इन्होंने एक बुक लिखा था 1503 में, द प्रिंस, राजा राजशास्त्र, इसीलिए इनको राजशास्त्र का जनक कहा जाता है। तो इन्हीं के कंपेयर करते हैं किससे? चाणक्य को, कौटिल्य, विष्णुगुप्त को। तो देखो, सबसे पहला उद्देश्य, दोनों का उद्देश्य सेम था, राज की सुरक्षा और स्थिरता करना। बिल्कुल ये निकोलियो मैकोवेली भी यही चाहते थे और चाणक्य भी यही चाहते थे कि राज की शक्ति और स्थिरता बना रहे। नैतिकता के आधार पर देखा था ना, जो कौटिल्य थे ना वो नैतिकता से ऊपर राजहित के बारे में सोचते थे। क्या एक ही सिद्धांत था कि मैं राजहित से ऊपर रहूं। और इनका भी यही था, मैकोवेली का भी यही था कि नैतिकता से ऊपर सत्ता के बारे में सोचे। अगर मैं राजनीतिक दृष्टि से देखूं तो जो कौटिल्य थे ना, ये भी एक प्रैक्टिकल पर्सन थे। जो जो चीज आप सोचोगे ना वो सब प्रैक्टिकली सोचते थे, और ये भी प्रैक्टिकली सोचते थे। काफी चतुर और कठोर थे, ये भी थे, वो भी थे। देखो ये जो थे ना, इन्होंने अर्थशास्त्र बुक लिखा था, अर्थशास्त्र बुक लिखा था। कौन? चाणक्य, कौटिल्य, विष्णु को। लेकिन जो निकोलियो बैली था उन्होंने द प्रिंस बुक लिखा था, ठीक है। बुक देखो दोनों का सेम नहीं था। उन्होंने द प्रिंस लिखा, प्रिंस में सारा कहानी बताया। इन्होंने अर्थशास्त्र लिखा, अर्थशास्त्र के बारे में पूरा बताया। सोच क्या थी? सोच दोनों का लगभग सेम था। ये थे कौटिल्य जो थे वो शक्ति और नीति का संतुलन के बारे में ज्यादा सोचते थे, और ये जो मैकोवेली था वो शक्ति और नीति का प्रयोग करना चाहते थे, ठीक है। तो दोनों राजाओं के आप देखोगे ना तो कंपेयर यही होती है। इसीलिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में किसकी तुलना मैकोवेली के प्रिंस से की जाती है। देखो ये जो प्रिंस है ना एक बुक है, ऐसा नहीं सोचना कि कोई है, बुक है, ये बुक का नाम है। तो इसकी क्या किया जाता है? कालिदास नहीं रे, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किया जाता है, ठीक है। तो मैंने पूरा इतिहास समझा दिया, बहुत अच्छे से समझाया भाई। ऐसा मुझे नहीं लगता कि आपके बुक में भी दिया होगा, ऐसा नहीं है। देखो इसमें देखो बुक की मैं थोड़ा सा व्याख्या पढ़ लेता हूँ। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकोवेली के प्रिंस से की जाती है। अर्थशास्त्र राजनीतिक और लोक प्रशासन में लिखी गई पहली प्रमाणिक पुस्तक है। कौटिल्य के जो अन्य नाम है, क्या नाम है? विष्णुगुप्त, मैंने यहाँ लिखा है देखो, विष्णुगुप्त और चाणक्य है। मौर्य के इतिहास में जानने के लिए जो भी स्रोत है ना वो महत्वपूर्ण कौटिल्य के अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र में लगभग 15 भाग ये सब है कौटिल्य के। हाँ देखो ये भी पूछा जाता है कि कौटिल्य ने राज को 7 अंग में निर्मित माना जाता है। उन्होंने राज का सत्यमांग सिद्धांत कहा जाता है, स्वामी ये सब कहा जाता है। फिर अमात्य, वो वे राजा की आंखें जो अमात्य अधिकारियों के समूह था। ये सब बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी गई है यहाँ पे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 18 तृतीयों अधिकारियों का वर्णन किया गया, ये सब बातें तो समझ में आ गया। बहुत अच्छी से, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए आपको, मुझे लगता है इतना अच्छा से मैंने समझाया ना। देखो कंसेप्ट क्लियर करना ना, कि लिंक करके चलना है, कि ऐसा इस क्वेश्चन का देखो पूछा ज्ञान बिंदु का, तो ऐसा तो नहीं ना कि क्वेश्चन का सिलेक्शन गंदे तरीका से हो, नहीं, बहुत अच्छे तरीका से इसमें सिलेक्शन किया गया। और बहुत अच्छा बुक है। मैं तो इसको बोलूंगा कि मैं पूरा यूट्यूब पे खत्म करा दूंगा, जड़ से खत्म कराऊंगा। देखो यूट्यूब पे बहुत से लोग आएंगे इधर उधर की बातें करके चल देंगे, मैं वो टीचर नहीं हूँ। मैं वो टीचर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वो नहीं हूँ जो मैं एकदम जड़ से खत्म कराऊंगा, जो आपके ब्लड में जाके घुस जाएगा। समझ रहे हो आप? तो समझ में आ गया?
तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन, यही क्वेश्चन कर लेते हैं फिर से। मतलब क्या बोला गया है कि मैकोवेली, तो देखो ये प्रिंस है, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा प्रिंस क्या, अरे प्रिंस एक बुक है, द प्रिंस किसने लिखा, मैकोवेली ने लिखा। उसमें पता है पूरा जैसे चाणक्य ने अपने बारे में बताया था ना, उसी तरीका से उन्होंने भी अपने बुक के बारे में पूरा डिटेल बताया था, ठीक है, यही बात था। जो मैकोवेली था ना, वो कौन था, तो एक इटालियन राजनीतिक विचारक थे। कौन थे, एक इटली 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 राजनीतिक विचारक थे, वो इटली की बात, इटली के थे। उन्होंने एक कौन सा बुक लिखा था, द प्रिंस लिखा था, द प्रिंस, द प्रिंस नामक एक पुस्तक लिखी थी, ठीक है, द प्रिंस नामक एक पुस्तक लिखी लिखी गई थी, ठीक है। ये राजशास्त्र के पूरा ज्ञान था, मतलब ना इन्होंने पूरा राजनीति के जो भी व्यवहार होती है इस सब के बारे में उन्होंने पूरा बताया था। मतलब उन्होंने बताया था कि राजनीति में कैसे सत्ता प्राप्त करना चाहिए, उनको कैसे कंटिन्यू बना कर रखना चाहिए, यही सब तो बताया था। तो यही था, और कौटिल्य भी यही किए थे। कौटिल्य पता है पूरी जो नंद वंश के शासक था ना, उसको उखाड़ के फेंक दिया था धनानंद को, किसकी सहायता से, मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से। और पता है कौटिल्य एक छोटा मोटा पर्सन नहीं थे, इनकी आज भी आप जो भी कथन है वो आज यूज किया जाता है। तो इन्होंने, आप देखो इन्होंने क्या बुक लिखा था, तो इन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था। तो और इन्होंने पूरी हिस्ट्री बताई थी कि कैसे राज की व्यवस्था करना चाहिए, कैसे प्रशासन करना चाहिए, कैसे गुप्तचर व्यवस्था बनाना चाहिए, युद्ध नीति क्या होना चाहिए, राजनीतिक कूटनीति से किसी को कैसे उखाड़ फेंकना चाहिए, समझते हो ना। तो यही ये था। देखते हो हमारे देश में अमित शाह को बहुत से लोग चाणक्य गुरु बोलते हैं, वो अलग बात है, उसकी बात हम ना करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, कंसेप्ट भी क्लियर हो गया कि इसका मतलब क्या था। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञान के तौर पे जाना जाता है, ठीक है। तो देखो सुनो, देखो अभिलेख की जब भी बात आती है ना, तो हम लोग अशोक मौर्य के थोड़ा सा कार्यकाल को देखते हैं। अशोक, हमारे अशोक जी हैं, समझ रहे हो, अशोक, अशोक के बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखो अशोक के बारे में जानते हैं। तो जब भी अशोक के बारे में जाना जाता है, तो अशोक बहुत ही अच्छे इंसान थे। मतलब उनकी बातें सुन सुन के, उन्होंने 99 भाइयों को हत्या करके फिर अपनी गद्दी छोड़ा, मतलब बहुत सारे बातें सुनी जाती हैं। लेकिन वो तो अलग चीज है, वो उसकी कोई प्रमाणित तथ्य तो बुक में दिया हुआ ना। तो इसमें देखो क्या कह रहा है, कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञान के तौर पे जाना जाता है, तो ये जाना जाता है सुहगौरा, 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 सोहगौरा के अभिलेख, सोहगौरा। अब देखो सोहगौरा कहाँ है, आपके दिमाग में आ रहा होगा ना कि सोहगौरा क्या है, सोहगौरा। तो देखो इसमें बहुत सारे चीज, जैसे यहाँ पे सारे अब गौरा के दिया हुआ है सोहगौरा। तो ये कहाँ है, तो देखो ये है गोरखपुर जिले के पास में एक सोहगौरा नामक स्थान पे ये मिला है। ये गोरखपुर में है, ये गोरखपुर में है। गोरखपुर कहाँ है, ये योगी, गोरख, गोरखपुर, गोरखपुर के पास है। पता है ये जो अभिलेख है ना, वो प्राचीन भारत का और विश्व का सबसे पहला पब्लिक नोटिस माना जाता है इसको, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। इसमें भंडार गृह भी है, अन्न वितरण व्यवस्था का उल्लेख भी मिलता है। जो मौर्य काल है ना, मौर्य काल अशोक और उनके पूर्व काल की मानी जाती है। मतलब और सबसे बड़ी बात है ना कि ये जो सहगोरा अभिलेख है, ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, ब्राह्मी ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इसलिए विश्व का ये प्रथम विज्ञान माना जाता है, ठीक है, प्रथम विज्ञान माना जाता है ये, समझ में आया। अब देखो थोड़ा सा हम लोग अशोक के बारे में, देखो अशोक उसके के बारे में आया तो थोड़ा सा तो जानना जरूरी है ना, तभी तो हम लोग को मजा आएगा, समझ रहे हो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सो गोहरा अभिलेख। इनमें कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम, देखो प्रथम विज्ञापन बोला गया है के तौर पे जाना जाता है, तो यह है सोहगौरा अभिलेख। देखो देखो सुनो एक चीज समझो सोहगौरा अभिलेख के बारे में। सोहगौरा अभिलेख जो है ना, वो भारत का ही नहीं विश्व का भी है। जब विश्व की बात आएगी तो भारत तो उसमें ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक विज्ञापन है, और ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के पास एक जगह है सोहगौरा।
देखो ये जो सोहगौरा है ना, ये अभिलेख का नाम नहीं है, एक जगह का नाम है, वहीं पे एक अभिलेख है जिसका नाम है, नाम दे दिया गया सोहगौरा। ये जो है ना, ये जो अभिलेख है ये कॉपर प्लेट का खुदा हुआ है, और इसमें बहुत सारे पुरातात्विक जो है ना गोरख के समीप में है। सबसे बड़ी बात है कि ये ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया, ब्राह्मणी लिपि में, ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है। इसमें बहुत सारे चीज आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पे फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसे था, भंडार गृह कैसे थी, सब यहाँ पे उल्लेख मिलती है। सूखा अकाल के समय कैसे जनता को सहायता किया जाता था, उसकी जिक्र यहाँ पे मिलता है। इसमें यह भी बताया गया है कि किस प्रकार से राज्य की जनता अन्न संग्रह का वितरण प्रबंधन करते थे, ये भी बताया गया है इसमें, समझ रहे हो ना। और ये काफी इम्पोर्टेंट है। तो देखो बहुत सारे आपको, देखो आपको समझ में आता होगा ना, जितने अभिलेख की अगर बात आती है तो ये मौर्य इतिहास के हम लोग चर्चा करते हैं, और कुछ इसमें सम्राट अशोक के जो शासनकाल रहा ना, उसके शासनकाल से जुड़ा होता है। आपको पता है ना, अशोक अपने शासन काल में बहुत अच्छे अच्छे काम किए, जैसे जनता के कल्याण के लिए अन्न वितरण, चिकित्सा, सड़क, पशु जैसी योजनाएं बहुत किए उन्होंने। तो यही सहगोरा अभिलेख जो है ना, इसी से है। और आपको पता है कि अशोक जी ने धम्म नीति से ही तो जन कल्याण शुरू किए थे, समझ रहे हो ना। ये बातें हैं। और अशोक जो अशोक कालीन की यही प्रशासनिक दिखाया जाता है, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि जो सोहरा अभिलेख है वो ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है। लिपि ब्राह्मणी है, भाषा प्राकृतिक है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। लिखी गई है ब्राह्मणी लिपि में, भाषा है, भाषा है, भाषा है किसके बारे में, प्राकृतिक के बारे में, ठीक है। अब देखो ऐसे अब हम लोग जब अशोक अभिलेख के बारे में जानते हैं तो सुनो, अब देखो थोड़ा सा हम लोग अशोक के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। इसको भी तो जानना जरूरी है ना भाई, अशोक के बारे में नहीं जानोगे तो फिर मजा कैसे आएगा पढ़ने में। देखो अशोक के बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखो आपको पता है ना कि अशोक जी कौन थे। अशोक जो थे वो सम्राट, देखो सम्राट अशोक बोला जाता है, तो भाई सम्राट लगाने के पीछे कोई बहुत बड़ा रीजन रहा होगा ना, तभी तो आवाज भी हमारे इंडियंस जो है ना वो सम्राट अशोक को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी कालखंड में बहुत अच्छे अच्छे काम किए। और सबसे बड़ी बात है ना कि जो जिस नीति पे वो चल रहे थे वो नीति उनके लिए खुद मतलब गलत साबित हुआ, बोले नहीं ये नीति से मैं अपने आप को सक्षम नहीं कर पाऊंगा, इन्होंने अपना नीति छोड़ दिया। तो जो मौत, देखो तो सबसे पहले अगर मैं अशोक की बात करूं, थोड़ा सा अशोक की मैं बात कर लेता हूं, अशोक की। तो देखो अशोक क्या है, देखो यहाँ पे मैं सम्राट लिख देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारे हिंदू सम्राट के सबसे अच्छे पर्सन थे। सम्राट अशोक जो थे ना, उनका सबसे महानतम शासक माना जाता है। इनमें सबसे बड़ी बात है ना कि जनता को धम्म का संदेश, धम्म नीति का संदेश दिए। अब धम्म नीति क्या होती है ना, धम्म नीति का मतलब होता है ना, इन्होंने अपनी जनता को धम्म का संदेश देने के लिए बहुत से शिलालेख और स्तंभ लेख, देखो जब भी अशोक की बात आएगी तो आपको दो चीज आपको दिखाई देगा, एक तो शिलालेख, एक शिलालेख, एक शिलालेख आपको सुनाई देगा, शिलालेख, और एक सिखाई देगा स्तंभ लेख, स्तंभ, स्तंभ लेख, स्तंभ लेख सुनाई देगा, ये दो चीज सुनाई देते हैं, ठीक है। तो और इनका जो लेख है ना बहुत सारे चीज में, ब्राह्मणी में लिखे गए हैं, खरगोष्ठी में लिखे गए हैं, हार्मोनिक लिपियों में आपको है। देखो इनका मेन उद्देश्य क्या था, जनता कल्याण करना, जन कल्याण, अहिंसा के ये पुजारी हो गए थे। पहले तो कोई इन्होंने बहुत हिंसा किया, लेकिन बाद में अहिंसा के पुजारी हो गए। फिर सहानुभूता दिखाई और नैतिक विचार का इन्होंने मतलब क्या क्या बोले, इन्होंने स्टार्ट किया, समझ रहे हो। अशोक के बारे में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इनका बहुत सारे आप देखोगे ना तो शिलालेख है हमारे इंडिया में, बहुत सारे विदेश में, जगह जगह पे आप देखोगे तो इनका शिलालेख है, ठीक है। बहुत सारे शिलालेख है, जैसे वो गुजरात में है, धौलावीर में है, बहुत जगह आप देखोगे ना तो गुजरात में, सॉरी ये है। इसमें कुछ प्रमुख शिलालेख भी है, लघु शिलालेख भी है, स्तंभ लेख भी है, विशेष शिलालेख भी है, और जो 13वां शिलालेख है ना वो सबसे प्रसिद्ध है। फिर धम्म नीति इन्होंने शुरू किया, ये सब शुरू किया, ठीक है। तो देखो जो इनका पहला शिलालेख है ना वो जीव हत्या निषेध के बारे में बताया गया है। जो पहला शिलालेख है वो जीव हत्या निषेध के बारे में बताया गया है, कि कैसे पशु बलि और मांसाहार को हानिकारक बताया, किसमें,
पहला शिलालेख में। फिर दूसरा शिलालेख इनका जो है वो चिकित्सा सेवा किया जाना चाहिए, मतलब पशुओं और मानव को अस्पताल निर्माण से रिलेटेड इन्होंने काम किया है। तीसरा जो शिलालेख है इन्होंने नैतिक उपदेश दिए हैं, मतलब कैसे माता पिता को, गुरु को, बड़े को सम्मान करना चाहिए। फिर जो चौथा शिलालेख है वो दंड सुधार है कि सजा में दया और क्षमा की भी नीति अपनाना चाहिए। इनका जो पांचवा शिलालेख है वो धर्म मांग नियुक्ति है कि नैतिकता के प्रचार के लिए कैसे अधिकारी नियुक्त करना चाहिए। जो छठा शिलालेख है वो न्याय नीति है, न्याय और प्रशासन को पारदर्शिता से शो करना चाहिए। सातवां है धार्मिक सहानुभूति, सभी धर्म को समान दृष्टि से देखना चाहिए। आठवां शिलालेख है तीर्थ यात्रा, अशोक, हाँ देखो आठवें शिलालेख में तीर्थ यात्रा इन्होंने किया है। अशोक जो थे ना वो बोध गया और बौद्ध धर्म की यात्रा किए थे, आठवां शिलालेख में इनके। फिर नौवां शिलालेख में अंधविश्वास विरोध, इन्होंने सीधा बोलता था ना कि अनावश्यक कर्म कांडों से दूर रहे, मतलब ये क्या बोलते हो, अंधविश्वास नहीं है, ये सही नहीं है। फिर 10वां शिलालेख में इन्होंने सच्चा यश के बारे में बताया है, लोक कल्याण ही सच्ची मानवता है, ये धर्म का है। फिर इन्होंने 13वां, देखो 13वां जो शिलालेख है ना वो कलिंग युद्ध के बारे में बताया कि अशोक के पक्षपात के बाद धम्म नीति की घोषणा की है। ठीक है, तो देखो मैं बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ लिखना इतना पॉसिबल नहीं है ना, मैं सब कैसे लिख पाऊंगा, बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनोगे तो आपको याद हो जाएगा। फिर 14वां शिलालेख है, तो लगभग देखोगे ना तो 14 शिलालेख इन लोग को है। एक देखो 8वां शिलालेख में यात्रा है, जो बोध गया यात्रा किए थे, और 13वां शिलालेख में जो है कलिंग के युद्ध के बारे में बताया गया। ठीक है, समझ रहे हो ना? बहुत अच्छी बात बोला गया है। देखो एक है प्रमुख उदाहरण है, जैसे उत्तर भारत में अगर आप चले जाओगे तो सारनाथ और टोपरा है, जो भाषा तो इनका प्राकृतिक है और लिपि ब्राह्मणी है, तो ये पूछते रहता है। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? यहाँ तक क्लियर हो गया? देखो मैं एक दो ही क्वेश्चन भी कराया हूँ, लेकिन मैंने सोच रहा हूँ कि मुझे मतलब मैं सोच रहा हूँ याद हो जाए आपका। ठीक है, आप बोलो कि क्या सर मैं बुक से पढ़ लूंगा, तो बुक में भी दिया हुआ है आपका, लेकिन बुक में जो दिया हुआ है ना बहुत अच्छी बात है, ज्ञान बिंदु के बुक में दिया हुआ है। तो देखो मैं यहाँ से भी पढ़ लेता हूँ थोड़ा सा। इस बुक में देखो क्या दिया हुआ है, सो गौरा अभिलेख जो है ना वो गोरखपुर में मैंने बताया, और यहाँ नदी भी देखो ले दिया गया है कि ये राप्ती नदी के तट पर स्थित है। सबसे बड़ी बात है ना कि ये इनका लिपि क्या है, तो ये ब्राह्मणी लिपि में प्राकृतिक में लिखा गया, मतलब इनका लैंग्वेज है ब्राह्मणी और भाषा प्राकृतिक है। ठीक है, और ताम्रपंत्र अभिलेख में है। ठीक है, ये है। और एरन जो अभिलेख है, देखो एरन अभिलेख, यहाँ पे देखो और भी लेख है, एक है एरन अभिलेख। एरन एरन अभिलेख जो है वो सागर जिला मध्य प्रदेश में है, और इसकी साक्ष्य है कि भारत में सती प्रथा का पहला अभिलेख साक्ष्य मिलता है। जो एरन अभिलेख है ना, एरन अभिलेख, एरन अभिलेख, ये भारत में सती प्रथा जो हुआ था 510 ईस्वी में, इनका पहला अभिलेख साक्ष्य यही मिलता है। इनका उल्लेख है कि गुप्त जो राजा थे ना भानुगुप्त, उनके सेनापति था गोपराज का उल्लेख मिलता है, जो हुनों के विरुद्ध युद्ध में मारे गए उनकी पत्नी की सती से हो गई। तो ईरन अभिलेख के बारे में भी बताया गया। फिर है सुपिया, सुपिया, देखो ये है सुपिया अभिलेख, ये कहाँ है, मध्य प्रदेश के रीवा जिले में। वंश क्या था, गुप्त के वंशावली थे, और ये गुप्त जो वंश था ना घटोत्कच वंश के लिए है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ये दो क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा अच्छे से, इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छे से मैं समझा रहा हूँ। देखो मैं बुक भी आप पढ़ लेना, मजा आएगा, बुक पढ़ोगे ना मजा आएगा, मतलब मजा नहीं आएगा, मतलब अच्छा लगेगा आपको। देखो अगला क्वेश्चन है कि किसकी वेदांता से प्रभावित होकर ख्वाइजिक्स के मानवी शासक ने अपनी मंत्री नियुक्त किया था। देखो जी थोड़ा सा ही क्या कर रहा है कि किसकी विधानता से प्रभावित होकर ख्वाइजा के मानवी शासक ने उन्हें अपनी मंत्री नियुक्त किया था।
तो देखो सबसे पहले देखो इसमें जो देखो चारों जो है ना, हिनस्यांग, हेनस्यांग, अलबुरिनी, फांग, देखो मिस क्वेश्चन को अगर आप पढ़ोगे और निकल दोगे तो भाई ये तो नाइंसाफी होगा ना। हर के बारे में जानना बहुत जरूरी है, इसके बारे में जानना जरूरी है। और देखो ज्ञान बिंदु का मैं देख रहा हूँ तो इसमें कुछ ज्यादा डिटेल नहीं दिया है, बस इसकी आंसर दे दिया है और निकल गया है। तो भाई ये तो गलत है, ये तो गलत है ना। थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे भी तो, ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे, चारों ऑप्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, समझ रहे हो ना, इसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे ताकि आपको भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। क्योंकि हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो देखो ऑप्शंस को भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में जरूरी नहीं कि इसी से आए, चारों ऑप्शंस को भी अध्ययन करना होगा। एक अच्छे विद्यार्थी का यही काम होती है कि अच्छे से आपको समझना है, समझ रहे हो आप। हाँ, तो देखो इसका तो आंसर आपको पता होगा, अल अल ब्रूनी है, ठीक है। तो देखो किसकी विधानता से प्रभावित होकर ख्वाइजुरुन के मानूनी शासक ने उन्हें अपनी मंत्री पद नियुक्त किया था। तो ये था अल बरूनी, अल अल बरूनी। देखो सबसे पहले देखो हम आंसर तो खोज लिए हैं कि अल बरूनी होगा, लेकिन अब मैं जो बोलूंगा ध्यान से समझना। देखो एक है हिनस्यांग, मैं यहाँ लिखता हूँ हिनस्यांग। क्या हिनस्यांग के बारे में हम लोग को जान लेंगे तो क्या उसका अनपच कर जाएगा? मैं जान लेता हूँ ना, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हिनस्यांग, हिनस्यांग, हाँ देखो हिनस्यांग क्या थे, हिनस्यांग, हिनस्यांग ऐसे ही लिखा हुआ ना, इसको पढ़ भी सकते। देखो हिनस्यांग जो थे ना, एक यहाँ पे मैं चलता हूँ। देखो हिनस्यांग जो थे ये एक चीन का, मतलब चीन का एक बौद्ध भिक्षु यात्री था, समझ रहे हो ना, चीन का हिनसिंग, हिनसिंग इसको पढ़ेंगे। हिनसिंग जो था वो चीन का एक बौद्ध भिक्षु यात्री था। अब बौद्ध भिक्षु है तो क्या करने आएगा, यही तो आएगा, बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो भी चीज यहाँ पे है वो देखने आएगा। और ये पता है कब आया था, ये आया था 7वीं शताब्दी में, 7वीं शताब्दी में आया था। कब? 761 में, सॉरी 661 में ये भारत का दौरा किया था, 671 में, 671 में ये भारत का यात्रा किया था। कौन? अरे यहाँ पे 671 में ये भारत का यात्रा किया था हिनसिंग, हिनसिंग ये कौन थे? ये चीन का एक बौद्ध भिक्षु यात्री था। ये 7वीं शताब्दी में 771 में भारत की यात्रा किया था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था बौद्ध धर्म और संस्कृति भाषा का अध्ययन करना। क्योंकि हमारे देश में आज ना, हमारे देश में अभी सब ये सब नहीं चल रहा, लेकिन जब हम पुराने युग में जाते हैं तो यहाँ बौद्ध धर्म का बहुत प्रसार प्रसार होती थी। तो ये जो व्यक्ति था ना, ये इंडिया आया था, खास करके चाइना से 771 ईस्वी में। एक बौद्ध भिक्षु यात्री था, चाइना से आया था 771 ईस्वी में। और इनका काम क्या था? जो बौद्ध धर्म और संस्कृत भाषा का अध्ययन करना था। पता है इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय भी गए थे। ये जो व्यक्ति है ये नालंदा विश्वविद्यालय भी गए थे, और इन्होंने कई वर्षों तक अपने जो भी अनुभव थे ना, जैसे रिकॉर्ड थे बुद्धिस्ट ग्रंथों का, उन्होंने अध्ययन किया, बहुत सारे लिखा। तो ये भारत के और दक्षिण पूर्व के एशियाई यात्री थे, ठीक है। तो पूछ देगा कि हिनसिंग कौन थे, तो एक चीनी और बौद्ध यात्री थे। भारत कब आए थे? तो 671 में आए थे। इनका काम क्या था? ये बौद्ध धर्म और संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए आए थे, ठीक है। किनके शासन काल में आए थे? शासन काल देखो इसमें नहीं मेंशन है शासन काल, बट नालंदा विश्वविद्यालय एक गए थे, वहां पे कई वर्षों तक अपने अनुभव को रिकॉर्ड करके बुद्धिस्ट नामक ग्रंथ भी लिखे थे ये, ठीक है। आप देखो आते हैं हेनसांग, हेनसांग, हेनसांग। देखो हेनसांग, हेनसांग भी एक चीनी यात्री था। हेनसांग भी चीन का एक प्रसिद्ध बौद्ध यात्री था। ये भी पता है 7वीं शताब्दी में ही, बट ये कब आया था? ये आया था 729 ईस्वी में भारत आया था, 729 ईस्वी में भारत आया था, जब गुप्त काल खत्म हुआ था तब। लेकिन ये शासन आया था जब उस समय शासन चल रहा था हर्षवर्धन का, हर्षवर्धन का शासन चल रहा था, हर्षवर्धन का।
हर्षवर्धन का शासन चल रहा था, हर्षवर्धन का उस समय शासन चल रहा था। ये भी हेनसांग जो थे ना, ये भी एक चीनी प्रसिद्ध बौद्ध यात्री था जो 7वीं शताब्दी में आया था 729 ईस्वी में। और जब गुप्त काल खत्म हो गया था और जो ये थे ना, ये सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत पहुंचे थे, जब उस समय इनका शासन काल चल रहा था। पता है ये इन्होंने भी नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की गहरी शिक्षा की अध्ययन किया। इन्होंने लगभग पता भारत में ये 17 वर्ष तक रहे। ये इन्होंने भारत के पूरी धर्म के बारे में जाना, इनकी संस्कृति के बारे में जाना, यहाँ तक कि जो शिक्षा प्रणाली था ना वो सब लिखे। और पता है सबसे बड़ी बात है, हेनसांग ने एक बुक भी लिखे थे, सी यू की, सी यू की, सी यू की एक बुक लिखे थे इन्होंने, सी सी यू की एक बुक भी लिखे थे इन्होंने, सी यू के इन्होंने एक मतलब भारत यात्रा ग्रंथ भी लिखे थे। इनका मतलब ये था कि भारत के समाज, राजनीतिक, शिक्षा प्रणाली के सटीक वितरण इन्होंने दिए थे। लेकिन वह चीन के थे तो ख्वाजा के मालूम से कोई संबंध नहीं है, समझ रहे हो ना। अगर आप देखोगे जिस मतलब ऑप्शंस के अनुसार जाओगे तो ख्वाजा से कोई लेना देना नहीं है, बट हम हेनसांग के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रहा ना हेनसांग कौन थे। तो हेनसांग भी एक चीनी यात्री थे, 729 ईस्वी में भारत आए थे। किस लिए आए थे? अपने धर्म से रिलेटेड करने आए थे, ठीक है, समझ में आ गया। तो अभी तो हम लोगों ने हिमसिंग्स के बारे में पढ़ लिया। हिमसिंग्स भी कौन थे? एक चीनी यात्री था, ये भी भारत आया था 671 में। कारण क्या था? ये भी आए थे धर्म से रिलेटेड, जो भी बौद्ध धर्म के बारे में अध्ययन करना। हेनसांग कौन थे? 729 ईस्वी में आया था, हर्षवर्धन के शासन काल चल रहा था उस समय, इस समय आए थे, ठीक है। और इन्होंने एक बुक भी लिखा था, ये क्या बोलते हो, सी क्यू, ठीक है। तो ये चीन के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध यात्री थे, विद्वान और धर्मशास्त्री थे हेनसांग। 602 में चीन के प्रांत में इनका जन्म हुआ था। जन्म छोड़ दो, जन्म से नहीं मतलब, जन्म कहाँ हुआ था मतलब नहीं। तो ये पता है बहुत अच्छे व्यक्ति थे, मतलब ये 729 में भारत पहुंचे थे। तो उसमें पता है जो गुप्त साम्राज्य का पतन हो चुका था और हर्षवर्धन का शासन चल रहा था। हर्षवर्धन जो थे ना उत्तर भारत के सबसे महान सम्राट थे, आपको पता होगा। हेनसांग जो थे ना, इनको स्वागत हर्षवर्धन ने बहुत अच्छे से किया था, ठीक है। इन्होंने जब भारत आए ना तो 17 वर्षों तक इन्होंने रहा, 17 वर्षों तक, मतलब 629 से जोड़ लो, 629 में भारत आए तो 17 वर्ष हो गया, तो कितना 645 ईस्वी तक ये भारत में रहे थे। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में जाके बौद्ध धर्म, तर्क संकर, फिर हो गया दर्शन, व्याकरण, संस्कृत का पूरा अध्ययन किया इन्होंने। और इनके जो प्रसिद्ध गुरु थे वो शिलभद्र इनके गुरु थे, कुछ भी सकता है, शिलभद्र इनके गुरु थे। इनकी यात्राओं, बहुत जगह इन्होंने यात्रा किया, ऐसा नहीं, इन्होंने सब जगह यात्रा किए। कश्मीर गए, मगध गए, काशी गए, उज्जैन गए, नालंदा विश्वविद्यालय गए, सारनाथ गए, श्राप्ती गए, कुशीनगर गए, लुबनी गए। सोचो ये कहाँ कहाँ व्यक्ति गया। अरे 17 वर्ष यहाँ रह रहा, क्या अंडा खाने आया था क्या? यहाँ बहुत घूमने आया था ये। मतलब ना कश्मीर, मगध, काशी, उज्जैन, नालंदा, सारनाथ, श्राप्ती, कुशीनगर, लुबनी, सब जगह इन्होंने भ्रमण कर दिया। इस साला 17 सालों में पूरा इन्होंने इंडिया का भ्रमण कर दिया, ठीक है। ये था जब हेनसांग के समय आया ना, तो इसका हर्षवर्धन का शासनकाल चल रहा था। तो पता है हर्षवर्धन के बारे में इन्होंने क्या बोला कि जो हर्षवर्धन थे वो न्यायालु है, दयालु है, विद्वान शासक है, इन्होंने चर्चा की थे। फिर इन्होंने क्या एक बुक भी लिखा है, तो ध्यान रखना एक बुक पूछा जाता है, क्या लिखा है? सी यू की, सी यू की एक बुक भी लिखे हैं इन्होंने, ठीक है। सी यू की एक बुक लिखे हैं। और इस बुक में पता भारत जो भारत का यात्रा किए ना, भारत का 17 साल तक यहाँ रहे हैं, तो यहाँ तो कोई अंडा मुर्गी खाने आया नहीं होगा। यहाँ पे इन्होंने पूरा विवरण किए हैं, पूरा विवरण किसका? भारत यात्रा, भारत भ्रमण का बोल सकते हो। इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ग्रंथ यही फेमस है इनका, ठीक है। इनके अगर हेनसांग के विचारों के बारे में जाने ना, तो मुझे विचार विचार से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आए थे, इन्होंने एक बुक भी लिखा था, ठीक है। पता है भारत का सच्चा दर्पण इन्हीं को कहा जाता है। कुछ भी देता है कि भारत का सच्चा दर्पण किसे कहा जाता है, तो यही हेनसांग को कहा जाता है। क्योंकि इन्होंने ऐसा नहीं कि इन्होंने भारत में आके बुराइयां की, नहीं, भारत की संस्कृति, कल्चर, यहाँ का एजुकेशन,
यहाँ का धर्म को बहुत अच्छे से देख रहे हो, इस ग्रंथ में उन्होंने संजो के रख दिया और बाद में उन्होंने विश्व लेवल पे इनको प्रचार किया। तो भाई अच्छी बात है ना, अच्छी बात है ना कि हमारे देश की कल्चर को कोई दूसरा को प्रमोट कर रहा है। तो इसीलिए भारत का सच्चा दर्पण इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने समझ लिया, यहाँ तक समझ लिया। तो देखो हमने हिनसिंग्स के बारे में समझ लिया, हिनस्यांग के बारे में समझ लिया। अब अलबुरिनी के बारे में समझते हैं। अलबुरिनी देखो कौन थी, यही इसका आंसर भी है, अलबुरिनी क्या है। ठीक है, अलबुरिनी के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। देखो अलबुरिनी के बारे में आपने बहुत बार पढ़ा होगा, ऐसा नहीं कि ये पहली बार पढ़ रहे हो, पहली बार नहीं पढ़ रहे हो, बहुत बार आपने इसको पढ़ा होगा। देखो इसको समझते हैं ये क्या है। देखो जो क्वेश्चन का जो आंसर है ना भाई, वो अलबुरुनी है। ठीक है, जो क्वेश्चन का आंसर है वो अलबुरुनी है। मतलब ना इसमें क्या बोला गया, प्रभावित होकर ख्वाजी के मामूनी शासक ने उन्हें अपना मंत्री नियुक्त किया है। तो ये साला अलबरुनी को ही किया है। अब देखो अलबरुनी के बारे में समझते हैं ये कौन थे। देखो इनका पूरा नाम अगर देखोगे ना तो बहुत लंबा चौड़ा नाम है, तो नाम जानने से कोई फायदा नहीं, बस अलबुरुनी जान लो। एग्जाम में एग्जामिनर भी अलबुरुनी ही लिखता है, क्योंकि उसको भी नफरत है इस ऐसे ऐसे व्यक्ति से, जैसे बाबर, राजपूत, अकबर, हुमायूं, ये सबसे बीजेपी को नहीं, जो भी लोग हैं ना हिंदू समाज के लोग, उनको नफरत है। इतिहास सब कोई पढ़ना चाहता है, लेकिन खास करके मेडिवल हिस्ट्री नहीं पढ़ो तो बेटर है। उसमें खाली मार काट हुआ है, वो भाई को मार दिया, उसको, अरे उसमें ना होता है रात में उसको मार के उस सत्ता पे बैठ गया, फिर देखा तो कोई और बैठ गया। ऐसे मान लो कि अगर आप स्कूल लेवल पे किसी बच्चा को समझाया जाएगा, उसके दिमाग में तो कचरा भरेगा ना। इसलिए मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाया जाता है। मॉडर्न हिस्ट्री में आप गांधी जी को पढ़ाओ, गांधी जी का विचार को पढ़ाओ, वाह वाह क्या गांधी जी ने कमाल किया। तो समझते हैं, देखो इनका नाम था अबू रेहान मोहम्मद इन अहमद अलबुरनी। अच्छा लगा, नहीं नहीं अलबुरनी याद रखो बस। पता है इनका जन्म उन्म के छोड़ दो, इनका सब जन्म फंड छोड़ दो सब। देखो ये जो थे ना ये बहुत बड़ी बहु विद्वान थे, मतलब इनके पास मल्टी टैलेंट थे। और इनके जो राष्ट्रीय था ना वो पारसी था, मतलब एक विज्ञान के बारे में इनको पूरा नॉलेज था, गणित के बारे में इनका पूरा नॉलेज था, ये इतिहास के बारे में पूरा जानते थे, दर्शन, खगोल शास्त्र, समाज सब में ये प्रारंभगत थे, मल्टी टैलेंट व्यक्ति थे। ठीक है, इनकी अगर मैं बात करूं तो अगर मैं इसकी बात करूं ना तो ये विशेषकर पता है अस्ट्रू, टॉलमी, यूक्लिड, पाइथागोरस के सिद्धांतों को भी इन्होंने अध्ययन किया है। हमारे देश में आप जानते हो ना अस्ट्रू बहुत बड़े रहे हैं, टालमी, यूक्लिड, पाइथागोरस, ये सब क्या है, इनको भी अध्ययन किए हैं। इन्होंने सारे भाषा के अध्ययन किए, अरबी, फारसी, संस्कृत, यूनानी, सब के अध्ययन किए। ठीक है, सबसे बड़ी बात है ना कि ये तो अपने बारे में ये बता रहे हैं। देखो ये जो थे ना ये 1017 में भारत आए थे। मोहम्मद गजनबी, मोहम्मद गजनबी जो थे, मतलब जब भारत आए थे, मतलब 1717 मैं लिंक कर रहा हूँ, 1717 में मोहम्मद गजनबी के साथ ये भारत आए थे। 1017 में मोहम्मद गजनबी के साथ ये भारत आए थे। और पता है मोहम्मद गजनबी एक ऐसा व्यक्ति था जो भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, और अलबुरुनी भी इसके साथ एक विद्वान के रूप में आया था। कौन आया था? अलबुरुनी, अलबरूनी था। किसके शासनकाल में आया था? जो मोहम्मद गजनबी था ना, मोहम्मद गजनबी, इनके साथ में ये व्यक्ति आया था। ठीक है, लेकिन जो अलबरूनी था ना, देखो मोहम्मद गजनबी जो आया था वो साला लूटपाट के पेशा से आया था कि भारत को लूटेंगे, ऐसी तो 17 बार लूट के चला गया, और उसको लूटेंगे, लूट लाट के हम यहाँ से खोखला करके भारत से चले जाएंगे। लेकिन जो ये व्यक्ति था ना अलबरूनी, ये काफी ज्ञानी था, देख रहे हो ना, बहुत बड़ी ज्ञानी था, इसके पास ज्ञान का पूरा भंडार था। इनका धर्म से कोई मतलब नहीं, मतलब ये धर्म से अच्छे व्यक्ति थे, इनका मकसद लूटपाट नहीं था, लूटपाट इनका मकसद नहीं था। ये ज्ञान और संस्कृति का अध्ययन करना चाहते थे। भारत में इन्होंने कई वर्षों तक रहे भी, भारत की संस्कृति को भी इन्होंने समझा, धर्म के बारे में समझा, दर्शन किए, गणित के बारे में भी समझे, ज्योतिष के बारे में समझे, भूगोल, समाज, सभी के बारे में इन्होंने अध्ययन किया। सोचो भाई आज से 200 साल पहले आप भारत की इतिहास पढ़ो, 200 नहीं, जब एशियंट हिस्ट्री की आप पढ़ोगे ना तो भारत का एक बहुत ही अच्छा मतलब
दर्शन दिखता है, वाकई में भारत सोने का चिड़िया रहा होगा। समझ रहे हो ना, ये थी। तो जो अल-बुरूनी था ना, वो मोहम्मद गजनबी के साथ 1017 में भारत आया था, लेकिन मोहम्मद गजनबी जो था वो भारत में लूटपाट के मकसद से आया था, लेकिन अल-बुरूनी जो था वो भारत में लूटपाट के मकसद से नहीं आया था। इनका मकसद था कि हम धर्म को प्रचार प्रसार करें, अच्छी ज्ञान लें, ज्योतिष बने, संस्कृति की दर्शन लें, ये सब लें। तो भारत में इन्होंने क्या किया ना, अल-बुरूनी ने संस्कृति भाषा सबसे पहले इन्होंने सीखी। बहुत सारे जानते हो ग्रंथ के बारे में इन्होंने पढ़ा, वेद के बारे में पढ़ा, उपनिवेश के बारे में पढ़ा, पुराण के बारे में इन्होंने पढ़ा, गीता के बारे में पढ़ा, बौद्ध धर्म के सारा ये ग्रंथ ग्रंथ के बारे में पढ़ा। इन्होंने पता है भारतीय खगोल शास्त्री जैसे जो आर्यभट्ट थे, ब्रह्मगुप्त थे, भूगोल के सिद्धांत को भी इन्होंने अध्ययन किया। सोचो भाई, इतना छोटा मोटा व्यक्ति नहीं था ये, बहुत अच्छे व्यक्ति थे। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? हाँ, देखो अगर मैं बात करूं, जो भारत में अपने अनुभव अध्ययन के आधार पर उन्होंने एक साला पुस्तक भी लिख दिया। और पुस्तक का नाम क्या था? पुस्तक का नाम क्या था, लिखते हैं। पुस्तक का नाम था तक हिंद हिंद। देखो, देख रहा है कितना कमाल का व्यक्ति है ये। इन्होंने क्या लिखा, एक पुस्तक भी लिखा है इन्होंने। पुस्तक का नाम है तह तह तहकीक। तहकीक किए हैं, नाम से ही पता चल रहा। तहकीक ए हिंद 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 नामक इन्होंने एक पुस्तक ही लिख दिया यहाँ रह के। मल्टी टैलेंट था भाई, कुछ भी कर सकता था ये, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, एक पूछ देगा कि तक ए तक, ऐसे तहकीक तहकीक तक तहकीक ए हिंद। देखो इसलिए मैं मेडिवल वगैरह नहीं पढ़ता हूँ, ये नाम से ही गुस्सा आता है। तहकीक ए हिंद नामक इन्होंने एक पुस्तक लिख दिया भारत में रहते हुए। और इन्होंने बहुत सारे चीज के बारे में इन्होंने लिखा, ठीक है। तो अल-बुरूनी देखो, अब यहाँ की इनका दृष्टिकोण, सोच, इनका दृष्टिकोण देखो और सोच देखो इन क्या था। तो देख रहे हो ना, अल-बुरूनी समझो ना, एक दृष्टिकोण अगर देखोगे ना तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण था। मतलब भारत में ये एक संवेदनशील, ज्ञानवादी और धार्मिक के रूप में इन्होंने देखा। ऐसा नहीं यहाँ पे कि लूटपाट जैसे आया तो ऐसे चंडाल के साथ, लेकिन इनका काम चंडाली वाला नहीं रहा, ये अच्छे व्यक्ति के रूप में उभर के आए, ठीक है। तो इन्होंने बहुत सारे काम किए, धार्मिक सहानुभूता के काम किए। इन्होंने धर्म को, सिद्धांत को सर्वोच्च बताया, ज्ञान की परंपरा के बारे में बताया। इन्हें जाति व्यवस्था को सलाह आलोचना किया, बोला नहीं जाति व्यवस्था जो है ना वो भारत में नकारात्मक बताया, कहा ये जाति व्यवस्था भारत की मतलब खतरनाक है, ठीक है। इसी उद्देश्य से आलोचनाओं से सत्य की खोज भी इन्होंने किया। अब आती है कि देखो अब देखो बात आते हैं इसकी हकीकत। देखो ये जो था ना, ये ख्वाजा ख्वाजा मामूर के शासक था। ये देखा, अरे बप्पा ये तो साला इतना टैलेंट व्यक्ति है। मतलब सोचो ना भाई, आप अगर मल्टी टैलेंट बन जाते हो तो आपको पता है अनेक जगह से ऑफर आने लगता है, अरे ये मैं मेरे साथ आ जाओ, मेरे साथ आ जाओ। तो ये जो ख्वाजा मामूर शासक था ना, इनकी जो मतलब ज्ञान और नॉलेज के दम पे इन्होंने अपना मंत्री नियुक्त कर दिया। बोला वाह वाह वाह, आ जाओ मेरे साथ मंत्री। और वहीं से इन्होंने खगोल विज्ञान और गणित के क्षेत्र में बहुत सारे प्रयोग किए। समझ में आया? इन्होंने देखोगे ना अल-बरूनी के बहुत सारे बुक है, 150 से ज्यादा इन्होंने किताब लिख दिया है। समझ रहे हो? कुछ किताब जैसे मैंने एक किताब बोला ना, ये किताब तक तहकीक ए हिंद, यही लिखा है छोटवा, यही लिखा, ठीक है। समझ में आया? ये सब समझ में आ गया? तो इन्होंने बहुत सारे किताब भी लिख दिए। तो आपको समझ में आ गया ना कि किसकी विधानतता से प्रभावित होकर ख्वाजा ने मामूकी शासक को अपना मंत्री नियुक्त किया था। तो अब तो कभी नहीं भूलोगे, अल-बरूनी। अल-बरूनी कोई छोटा मोटा आदमी नहीं भाई, बहुत बड़ा आदमी था ये, बहुत बड़ा आदमी था। फिर से इसको थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं, ठीक है। समराइज कर लेते हैं इसको। देखो अल-बुरूनी के, देखो अल-बुरूनी के मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में बताऊंगा। इसका जन्म कहाँ हुआ, इसका मौसी कौन थी, इसकी नाना कौन था, इसका चचा कौन था, कोई मतलब ना, पूछेगा भी नहीं एग्जाम में से, ठीक है। इस सबसे कोई मतलब नहीं। अगर आप पढ़ते हो तो ये आपकी महानता शो करेगा। नाना मौसा के बारे में, इसके बारे में नहीं पढ़ो, ये पढ़ो कि भारत में इन्होंने क्या क्या किया। देखो
ये भारत में 1017 में आया था ये व्यक्ति। किसके साथ? मोहम्मद गजनबी के साथ आया था, ठीक है। वही मोहम्मद गजनबी भारत में 17 बार आक्रमण किया, ठीक है। और ये किसके साथ आया था? अल-बरूनी के साथ आया था। सोचो, अल-बरूनी के क्या उद्देश्य था कि हम यहाँ पे धर्म का या लूटपाट नहीं बल्कि ज्ञान और संस्कृति का अध्ययन करने आए हैं। सोचो, यही सोचा वाले रे भारत बहुत अच्छा देश है, इस साला हम तेरा साथ आए हो तो लूटने के पर्पस से आया है? नहीं, मैं ये सब काम नहीं करूंगा, मैं अच्छा व्यक्ति हूँ, मैं बहुत सारे काम करके जाऊंगा यहाँ से। तो अल-बरूनी का क्या उद्देश्य था? धर्म और लूटपाट नहीं, ज्ञान और संस्कृति का अध्ययन करना था इन्होंने। और वाकई में इन्होंने भारत में रह के बहुत कुछ किया। इन्होंने भारत में रह के, पता है, भारत की संस्कृति के बारे में इन्होंने पढ़ा, धर्म के बारे में पढ़ा, दर्शन किए, गणित के बारे में पढ़े, ज्योतिष के बारे में पढ़े, भूगोल के बारे में पढ़े, समाज शास्त्र, सब चीज पढ़ लिया बेचारा ये। पता है, बहुत साल तक ये भारत में रहा। भारत में इन्होंने संस्कृत भाषा के भी बहुत सारा अध्ययन किया। सोचो भाई, हम और तुम ये सब नहीं कर पाओगे, ये व्यक्ति किया। पता है, जो हमारा वेद है, वेद, उपनिवेश है, पुराण है, गीता है, बौद्ध धर्म के इन्होंने अध्ययन कर डाला। इन्होंने, पता है, खगोल शास्त्र के भी बारे में अध्ययन किया, गणित के बारे में इन्होंने अध्ययन किया जो आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त लिखे थे, भूगोल के बारे में इन्होंने अध्ययन कर डाला। सोचो, और जैसे ही अध्ययन किया ना तो एक बुक भी लिख डाला, तह तह तहकीक ए हिंद। और ये जो तहकीक ए हिंद बुक है ना, ये भारत के जितने सारे अनुभव हैं, कहाँ क्या क्या किए, इसके बारे में इन्होंने अध्ययन के आधार पर एक प्रसिद्ध बुक लिख दी। खास करके ये फेमस है, इसके पास बहुत सारे ग्रंथ हैं लेकिन ये सबसे ज्यादा फेमस है, तहकीक ए हिंद, ठीक है, ठीक है। तो इनकी टैलेंटता के देखते हुए ये जो व्यक्ति था ना, ख्वाजा के मामूकी शासक, इन्होंने अपना मंत्री घोषित कर दिया, ठीक है। तो पूरा समझ में आ गया। देखो, हिंसिंग एक चीनी यात्री था, भारत में आया था। पर्पस क्या था? बौद्ध ग्रंथ के बारे में जानना। हिंसंग हर्षवर्धन के शासन काल में आया था। इन्होंने भी 17 साल तक भारत में रहा। इन्होंने एक बुक भी लिख दिया, सीई की। फिर अल-बरूनी जो आया भारत में, वो आप जान ही रहे हो, मैंने पूरा कहानी बता दिया। अब चलते हैं थोड़ा सा फहयांग के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखो भाई, पढ़ने का तरीका यही है, सबसे बेस्ट है, याद भी हो जाएगा और मजा भी आएगा, ठीक है। हिंसयांग के बारे में आपने पढ़ लिया। अब चलते हैं थोड़ा सा फहयांग के बारे में। देखो, फहयांग भी कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था भाई, ये भी बहुत खतरनाक आदमी था। हिंसयांग के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। फहयांग के बारे में देखो, पढ़ते हैं फहयांग। देखो, फहयांग जो था ना, ये भी साला एक चीनी बौद्ध भिक्षु यात्री था, समझ रहे हो, बौद्ध भिक्षु आदमी ये भी था। खाली इसमें एक ही व्यक्ति जो है ना, अल-बरूनी, आप देख रहे हो ऑप्शन के अनुसार ये चीनी यात्री नहीं है, ठीक है। तो फहयांग के बारे में पढ़ते हैं। देखो, फहयांग जो था ना, इसका पूरा हम लोग पोस्टमार्टम करते हैं, समझ में आ गया। देखो, फहयांग जो था ना, ये भी एक चीनी प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु था, ठीक है। ये चीन के प्रसिद्ध बौद्ध, मानो ना तो था। ये भारत में कब आया? मतलब देखो, ये भारत में बौद्ध धर्म के ग्रंथ से बारे में अध्ययन करने आया था, ये जिस समय आया था, ठीक है। भारत के जब आया ना, जब भारत में आया तो उस समय, पता है, गुप्त काल के जो सम्राट थे ना, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको विक्रमादित्य भी आप कहते हो, उनके शासन काल में ये भारत आया था। फहयान गुप्त काल के जो सम्राट थे, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य के शासन काल में वो भारत आया था। पता है, ये 399 से, देखो, 399 से 414 तक भारत में रहा। और आपको पता है कि जो गुप्त काल है, हमारे गुप्त काल, वो गोल्डन एज बोला जाता है भारत के, स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इसी में समाज के बारे में, धर्म के बारे में, कला के बारे में, शिक्षा के बारे में अत्यधिक उन्नति मिलती है यहाँ पे। तो जो ये थे ना फहयान, इनकी यात्रा की शुरुआत चीन से किया, फिर उन्होंने हर जगह ये भी गए, जैसे हिंदुस्तान गया, मध्य एशिया गया, कश्मीर गया, पंजाब गया, मगध भी गए, पाटलिपुत्रा भी गए, श्रावस्ती भी गए, कुशीनगर भी गया ये बच्चा, बोध गया भी गया, लुबनी भी गया, सब जगह ये गए। इन्होंने सबसे ज्यादा नालंदा और पाटलिपुत्रा में इन्होंने लंबे समय तक रहा और बौद्ध ग्रंथ को अध्ययन किया, ठीक है। फिर पता है, जब वापस लौट रहे थे ना, तो समुद्री मार्ग से ये श्रीलंका और फिर जावा, जो इंडोनेशिया होते हुए कहाँ चले गए? जहां से आए थे, चाइना चल गए, ठीक है।
ये समझ में आ गया। और भारत में इन्होंने बहुत कुछ किया। भारत में इन्होंने धार्मिक, शालीन, सहानुभूता, देखो इन्होंने, देखो सबसे बड़ी बात है ना कि जो भारत में समाज में जो कानून व्यवस्था बनाया गया था और न्याय प्रणाली बनाया गया था, इनसे बहुत खुश थे, समझ रहे हो। और जो राजा चंद्रगुप्त द्वितीय थे ना, उनके बारे में इन्होंने बोला कि काफी अच्छे व्यक्ति हैं, दयालु हैं, न्यायप्रिय शासक हैं, ये बोले इन्होंने। ये बोले कि अपराध बहुत कम थे और जनता सुरक्षित थी इनके शासनकाल में, ऐसे बोले ये। और भारत के लोग बहुत अच्छे हैं, सत्य, अहिंसा और दया के सर्वोच्च मानते हैं। सोचो, अच्छे व्यक्ति थे। अब देखो इन्होंने एक बुक भी लिख दिया, ऐसा नहीं कि ये बुक नहीं लिखा, ये भी एक बुक लिखे। इनका बुक का नाम था फो 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 कोकी फो कोकी फो कोकी फो कोकी फो कोकी, ये ग्रंथ लिख दिए, ठीक है। तो जब भारत से अपनी यात्रा पूरा कर लिए तो बोला भैया अब हम प्रूफ के तौर पे किसको दिखाएंगे, तो फो कोकी को दिखाएंगे। मतलब फो कोकी एक ग्रंथ इन्होंने लिख दिया, ये बहुत फेमस बुक था, ठीक है। मतलब बुद्ध की यात्रा के बारे में पूरा रिकॉर्ड है इनके बारे में, ठीक है। तो अगर हम देखें ना तो भारत के दृष्टिकोण से आप देखोगे ना, तो भारत का मतलब भारत के दृष्टिकोण से आप देखोगे तो ये व्यक्ति भारत के बारे में अच्छे सोचे हैं। इन्होंने बहुत कुछ भारत के बारे में एक्सप्लेन किया है कि भारत धार्मिक देश है, कानून व्यवस्था अच्छी है, अर्थव्यवस्था बहुत अच्छा है, न्याय और शासन सबसे अच्छा है, शिक्षा संस्कृति का अच्छा है, सब कुछ इन्होंने लिख दिया, ठीक है। तो ये पूछा जाता है बुक, ठीक है। जब वो ये वापस लौटने लगे तो कहाँ, श्रीलंका और इधर इंडोनेशिया भी चले गए थे, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया। तो देखो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। हिनसिंग कौन था, एक चीनी यात्री था जो चीन से भारत आया था। हिनसेंग कौन था, हर्षवर्धन के शासन काल में आया था, बौद्ध भिक्षु यात्री था। और इनका भी यही मकसद था, 17 सालों तक भारत में रहे और इन्होंने 17 सालों में एक बुक भी लिख दी जिनका नाम था सी यू की। फिर अल बरूनी, अल बरूनी के बारे में मैंने बताया, ये मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। लेकिन 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 ये इनका मकसद लूटपाट नहीं था, उसका मकसद लूटपाट था। फिर इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, यहाँ पे बहुत सारे ग्रंथ लिखे, इसमें एक ग्रंथ जो है ना सबसे फेमस है, तहकीक ए हिंद। फिर इन्होंने क्या किए, ऐसे इसी इसी के मल्टी टैलेंट को देखते हुए जो ख्वाजा थे ना, ख्वाजा, इन्होंने अपना मंत्री नियुक्त कर लिया। फ्यांग कौन था, फ्यांग भी एक चीनी यात्री था जो भारत आया था। और ये चंद्रगुप्त मौर्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य, सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, ये क्या बोलते हो, चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे ना, गुप्त सम्राट के चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य बोलते हो, इनके शासन काल में आया था। और इनका बुक का नाम था फो क्यू की। बस इतना पढ़ लोगे, इससे और आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मैंने पूरा पोस्टमार्टम कर दिए सारे क्वेश्चन को, ठीक है। ऐसे ही पढ़ना, पढ़ने के लिए तो भाई बहुत कुछ है, लेकिन इस देखो ऐसा नहीं कि इसको आप पढ़ लोगे तो काम नहीं चलेगा, बहुत चल जाएगा। अगर मेरा वीडियो आप देख लेते तो इस बुक का आप मास्टर माइंड बन जाओगे, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इतना देखो, इतना बुक में भी नहीं डिटेल दिया है भाई, और दिया भी है तो आपको कंफ्यूज किया है, डायरेक्ट लिंक नहीं किया है। मैं लिंक करके बता रहा हूँ ना, आपके दिमाग में जाके, आपके ब्लड में जाके घुस जाए। यही तो होती है एक अच्छे मतलब घुस दिमाग, समझ में आया। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या क्या कहा गया है कि विजयनगर के किस शासक को दो समुद्रों का अधिपति कहा गया है। भाई देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसको और अच्छा कैसे बनाया जाए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखो विजयनगर साम्राज्य के बारे में हम लोग क्यों पढ़ते हैं, देखो जब आप मेडिवल हिस्ट्री पढ़ोगे तो मेडिवल हिस्ट्री में विजयनगर साम्राज्य के बारे में आप जरूर पढ़ोगे। और इससे क्वेश्चन पूछी जाते हैं, क्यों पूछी जाती है, क्योंकि आपको पता है कि विजयनगर साम्राज्य हिंदू का एक बहुत बड़ा गढ़ माना जाता है। और हमारा देश मानो ना तो एक सेकुलर कंट्री है, लेकिन आप सभी जानते हो, मैं बोल नहीं पाऊंगा ना, ये सब गलत बात है बोलना। तो आपको पता ना यहाँ पे मैक्सिमम जो लोग रहते हैं वो थोड़ा सा झुकाव उधर की तरफ रहता है, तो इसी से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए इस चैप्टर को आप स्किप नहीं कर सकते हो। विजयनगर साम्राज्य हर एग्जाम में पूछते हैं, क्वेश्चन भर भर के पूछा जाता है। आप जान ही रहे हो कि यहाँ बहुत सारे स्मार्ट सम्राट शासक रहे हैं, हिंदू शासक जिसको बोलते हैं, और लोगों को पसंद भी आता है इसके पढ़ने में, ठीक है।
तो इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो विजयनगर साम्राज्य की अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये क्या है, दो समुद्र के अधिपति कहा गया है। तो सुनो समझते हैं। देखो जब भी अगर हम विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे ना, तो एक व्यक्ति का नाम तुम्हारे जहन में आना चाहिए, जिसका नाम है कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय, ठीक है। तो देखो कृष्णदेव राय के बारे में समझते हैं, समझ रहे हैं। और उसका आंसर देखो यही है, कृष्णदेव राय ही है, लेकिन हम हर एक व्यक्ति के बारे में पढ़ लेंगे इसके बारे में, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य के शासक को तो समुद्र अधिपति कहा गया, तो ये कृष्णदेव राय को ही कहा गया। देखो कृष्णदेव राय जो है ना, तो 1509 से 1529 तक ये शासक रहे हैं। कहाँ? विजयनगर के। पता ये सबसे महान, शक्तिशाली और काफी फेमस शासक थे। इन्होंने तुल्लव वंश के शासक थे। ये किसके शासक थे? तो ये थे तुल्लव, तुल्लव, तुल्लव डायनेस्टी बोलते हो ना, तुल्लव, तुल्लव, तुल्लव वंश के शासक थे, तुल्लव वंश के शासक थे, ठीक है। और ये पता है विजयनगर जो साम्राज्य था ना, वो दक्षिण भारत को मानो ना तो हिंदू साम्राज्य था। मैंने बोला ना हिंदू साम्राज्य था। और इसकी जो स्थापना किए थे यही दोनों किए थे। एक देखो ऑप्शन में दिया भी है, हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम ने, इन्होंने ही किया था। कब? 1336 में। कब किया था? 1336 में किया था, ठीक है। 1336 में किया था, 1336 में। क्या क्या समझ में आया? देखो मतलब फिर आप यहाँ तक हो गया। अब देखो दो समुद्र का अधिपति क्यों कहा गया, ये तो दिमाग में आना चाहिए ना भाई। देखो इसलिए कहा गया ना कि जो कृष्णदेव राय थे ना, इनका साम्राज्य बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा था। ये पूर्व की जो बंगाल की खाड़ी है वो, वहां से लेकर जो अरब सागर है ना, यहाँ तक इन्होंने अपना साम्राज्य को फैला दिया था। इसीलिए दो समुद्र का अधिपति कहा गया इनको। समझ रहे हो आप? मतलब ये देखो, ये उपाधि ऐसा नहीं किसी को दिया जाता है, इनके पीछे बहुत बड़ा राज होता है ना, तभी तो। दो, सोच रहे हो दो समुद्र का, मतलब आप सोच रहे हो बंगाल की जो खाड़ी है इधर का, और इधर जो है कौन सी बोलते हो, अरब सागर, अरब सागर, यहाँ तक इनका साम्राज्य फैला हुआ था। इसीलिए दो साम्राज्य का अधिपति इनको कहा गया है। मतलब पूर्व और पश्चिमी के जो भी सम्राट थे ना, इनके शासनकाल था। अब देखो इनका शासनकाल देखा जाए ना, तो 1509 से 1529 तक चला। 1509 से, तो मैंने लिखा भी है, 1509 से 1529 तक चला। सबसे बड़ी बात है कि इनकी राजधानी हम्पी, हम्पी से शासन था। मतलब इनकी राजधानी जो थी ना, हम्पी थे, हम्पी। इनके शासन में पता है विजयनगर साम्राज्य की जो राजनीतिक थी, आर्थिक थी, सांस्कृतिक थी, वो चरम पर पहुंच गई। चरम के मतलब समझते हो ना, इन्होंने राजनीति को बहुत अच्छे से संभाला, आर्थिक मतलब यहाँ का इकोनॉमिक बहुत अच्छा था, यहाँ सांस्कृतिक शक्ति, जो भी यहाँ के लोग थे अपने कल्चर को बहुत अच्छे से समझते थे, और ये शासक जो था ना, इनको अच्छे से संभाला भी। इनका सेनापति विस्तार भी बहुत अच्छा था। मतलब देखोगे ना कृष्णदेव राय का, तो एक कुशल योद्धा थे और काफी अच्छा राजनीतिकार भी थे। इन्होंने ब्राह्मणी जो सतलन था ना, उड़ीसा पे जाके इन्होंने विजय प्राप्त किया था। उस समय उड़ीसा, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा तक इन्होंने अपना शासन फैला चुका था। इनकी सेना काफी सशक्त थी, 1 लाख सैनिक था, 1 लाख लगभग सैनिक था। हाथी, विशाल तोपखाना इसके पास था। सोच लो कितना खतरनाक व्यक्ति थे ये, ठीक है। समझ रहे हो आप? इनकी शासन व्यवस्था की बात करें ना, तो कृष्णदेव राय एक प्रशासनिक, न्यायपूर्ण, अनुशासित और जनहितकारी व्यक्ति थे, ठीक है। इनकी धर्म की बात करें तो बहुत अच्छा धर्म था, ठीक है। इन्होंने कई मंदिर का निर्माण भी करवाया है। मंदिर के बारे में आप सोचोगे ना कंफ्यूज हो जाओगे। जो जैसे विठुल स्वामी मंदिर हम्पी में है, इन्होंने ही करवाया है। हेमकुट मंदिर इन्होंने ही करवाया। जो तिरुपति बालाजी मंदिर है ना, जो रंथ मंडपम, इन्होंने ही करवाया है, इन्होंने ही करवाया, ठीक है। समझ रहे हो ना? तो आप देखोगे ना, तो दक्षिण भारत में सांस्कृतिक पूर्ण जागरण का भी प्रतीक माना जाता है इनको। कृष्णदेव राय कवि और साहित्यकार भी थे। इन्होंने इनके शासन काल में एक नहीं महान कवियों का विद्यमान थे। जैसे तेलुगु भाषा का महान कवि आमुक्त मालवा जो थे, इन्हीं के दरबार में थे। इन्हीं को आद्र भोज, कपिल परमेश्वर भी कहा जाता था। मतलब कृष्णदेव राय केवल शासक नहीं थे, बल्कि एक महान कवि और विद्वान भी थे। ये एक तेलुगु भाषा के महान कवि थे।
इन्होंने एक प्रसिद्ध कृति भी लिखी थी जिनका नाम था आमुक्त माल्यवा। मैं लिखता हूँ यहाँ पे, देखो नाम थोड़ा टेढ़ा है लेकिन लिखना तो पड़ेगा ना। देखो क्या लिखे थे इन्होंने, आ मुत, आमुत, मूत्र नहीं मुत, मुत माल, माल यादा, माल यादा, ये लिखे थे। ठीक है, जिसमें पता है एक जो राजा है ना, आदर्श राजा और प्रजा के कर्तव्य का वर्णन किया, इसीलिए इन्हें को आद्र भोज या कपि परविंसर भी कहा जाता है। किनको? कृष्णदेव राय को। इनके दरबार में पता है अष्टदिग्गज नामक 8 प्रसिद्ध कवि रहते थे। इनमें से सबसे प्रमुख जो थे वो तेलानी राम था, तेलानी राम, तेलानी राम थे, तेलानी राम थे। ठीक है, इनकी अगर मैं बात करूं ना व्यापार का, तो इनका व्यापार भी बहुत बड़ा था। अरब से लेके पुर्तगाली चीनी व्यापारी यात्रा आते थे, विदेशी यात्री भी यहाँ पे आए थे। सिक्का साहित्य भी बहुत अच्छा था। इनकी मृत्यु 1529 में हो गया था, इसीलिए इनको दो समुद्र अधिपति कहा गया। ठीक है, अब देखो समझते हैं इस क्वेश्चन को, देखो और डिटेल में पढ़ो, देखो समझो। करा विजयनगर शासक, किस शासक को दो समुद्र का अधिपति कहा गया? तो बुक्का प्रथम और हरिहर प्रथम कौन थे भाई? तो ये थे विजयनगर साम्राज्य के स्थापना किए थे। कब किए थे? 1336 में किए थे। तो ये तो स्थापना करता थे, तो जरूर नहीं कि जो स्थापना करता हो वही सब कुछ करता हो ना, ऐसा नहीं होता है। जैसे मान लो, छोड़ो उस बात, ये थे। अब देखो मैं बात करता हूँ कि ये थे। अब आते हैं इसका कृष्णदेव राय के बारे में। तो मैंने पूरा डिटेल आपको बता दिया, शॉर्ट में थोड़ा सा बता देते हैं। लेकिन ये जान लेते हैं कि विजयनगर साम्राज्य जो थे ना, वो दक्षिण भारत का एक हिंदू साम्राज्य था। इसीलिए आप देखोगे ना तो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समझ रहे हो, हिंदू वर्ड आ गया तो भारत में जय श्री राम होना तय है। तो हरिहर और बुक्का 1336 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसीलिए दो समुद्र के अधिपति इन्हीं को कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है? इनकी पूरा शासन काल हम लोगों ने अभी पढ़ लिया। देखो इनका शासन काल जो था वो 1509 से 1529 ईस्वी तक था। इनकी राजधानी हम्पी थे, हम्पी से ये शासन किया है। इनकी राजधानी पूछा जाएगा तो हम्पी। ये विजयनगर साम्राज्य के पता है काफी अच्छे व्यक्ति थे, राजनीतिक आर्थिक सांस्कृतिक इनकी चरम पर पहुंची हुई थी। सैन्य विस्तार भी इनका बहुत अच्छा थे। कृष्णदेव राय एक कुशल योद्धा राजनीतिकार भी थे। इन्होंने बहुत जगह जैसे ब्राह्मणी सतलन को भी इन्होंने जीता, उड़ीसा को भी इन्होंने जीता, फिर बीजापुर को इन्होंने जीता, अहमदनगर गोलकुंडा को भी अपने विस्तार किया। इनकी सेना काफी सशक्त थी, बहुत मजबूत थी, लगभग 1 लाख सैनिक, हाथी और विशाल तोपखाना इनके पास था। इनके विजय के कारण दक्षिण भारत में शांति और स्थिरता स्थापित हुई थी, इसी के कारण, इन्हीं के कारण। ठीक है, कृष्णदेव राय पता है एक न्यायपूर्ण अनुशासित और जनहित व्यक्ति थे। इनके इन्होंने किसानों के लिए भूमि सुरक्षा दिया था। सिंचाई व्यवस्था इनकी बहुत अच्छा था, जैसे विजयनगर नहर का भी इन्होंने निर्माण करवाया था। ठीक है, तो इन्होंने बहुत सारे, देखो ये कृष्णदेव राय थे वो एक धार्मिक व्यक्ति भी थे। इन्होंने बहुत सारे मंदिर भी मतलब स्थापना किया था, क्योंकि वह विष्णु उपासक था, क्योंकि इन्होंने शैव धर्म को भी सम्मान दिया है। इन्होंने विट्ठल स्वामी मंदिर की स्थापना किया, हेमकूट मंदिर भी इन्होंने बनवाए, तिरुपति बालाजी की मंदिर भी इन्होंने बनाए, बहुत कुछ इन्होंने किया। सबसे इंपॉर्टेंट है ना कि कृष्णदेव राय एक कवि और साहित्यकार व्यक्ति थे। ठीक है, मानो ना कृष्णदेव राय एक शासक नहीं बल्कि महान कवि और विद्वान भी थे। इन्हें इसीलिए इनको तेलुगु भाषा का महान कवि बोला जाता है। इनकी जो प्रसिद्ध कृति है ना, मैंने लिखा है क्या है, अमुत्माल्य, अमुत्माल्य। इन्होंने एक आदर्श राजा और प्रजा का वर्णन किया है, जिसको इन्होंने ही आद्र भोज या कपि परमेश्वर भी कहा जाता है इनको। इन्हीं के दरबार में 8 दिग्गज नामक व्यक्ति रहते हैं। जो प्रसिद्ध व्यक्ति की अगर मैं बात करूं तो तेलानी राम रहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसके बारे में बस यही जानना है कि ये कृष्णदेव राय थे। इनको दो समुद्री अधिपति कहा गया है, तेलुगु कवि भी कहा गया है, आमुक्त मालवा भी कहा गया, और इनके दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे, जिसमें सबसे ज्यादा फेमस तेलानी राम थे। ठीक है, देखो सब के बारे में जानना उतना जरूरी नहीं, बस जो जरूरी है ना वो जान लेते हैं। देखो और भी ऑप्शन में दिए हुए हैं, ऐसे और ऑप्शन में जो दिए हुए हैं ना उसकी कोई
इतना फेमस बात नहीं है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर, समझ में आ गया? क्लियर है कि नहीं? देखो मैं अभी तक 4 क्वेश्चन ही करवाया हूँ, लेकिन पूरी मैं डिटेल में करवा रहा हूँ, समझ रहे हो ना? डिटेल में मैं करवा रहा हूँ ना, ताकि रिवीजन हो जाए आप लोग का। पढ़ने में तो पढ़ लोगे, लेकिन पता है आप ही बताओ, ये क्वेश्चन की क्या गारंटी कि यही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, लेकिन इससे आसपास अगर आप छू लेते हो, आ गए तो हिट मारोगे, लग जाएगा। तो देखो, इसकी थोड़ा सा विजयनगर साम्राज्य के बारे में भी थोड़ा सा घूम लेते हैं, क्योंकि जब आ गया है तो भाई इसकी चर्चा तो करना बनती है ना। देखो, आपको पता है कि विजयनगर साम्राज्य जो थी ना, 1336 में ये चर्चा में आया था, स्थापना किया गया था, 2 भाइयों ने किया था। यहाँ ऑप्शन में भी देखो दिया हुआ, बुक्का प्रथम और हरिहर हरिहर प्रथम, ये इन्होंने किया था। इसकी जो साम्राज्य थी ना, वो संगम वंश के अंतर्गत आता था। संगम वंश, संगम वंश, संगम वंश, संगम वंश। देखो, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो विजयनगर साम्राज्य क्यों चर्चा में हर समय रहता है, क्योंकि उस समय जब दक्षिण भारत में, पता है, मुसलमानों का काफी ज्यादा आक्रमण होता था, और जहां मुसलमान आक्रमण करे और हिंदू खतरे में हो, तो आप समझ ही रहे हो क्या होता है हमारे देश में, बहुत कुछ होता है। तो इसीलिए संगम काल के अंतर्गत आता है। उसी समय जब आप इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखोगे, तो विजयनगर साम्राज्य में भारत में बहुत सारा मुसलमानों का आक्रमण खतरा बना रहता था हर समय। इसी स्थिति में जो विक्का और हरियर ने रक्षा के लिए एक मान लो अपना संगठन तैयार किया, हिंदू राज, जिसका नाम रखा गया विजयनगर, ठीक है। और इसकी राजधानी आप जानोगे तो हम्पी था, हम्पी, हम्पी, ठीक है, हम्पी था, हम्पी। समझ में आ गया यहाँ तक? बुक्का प्रथम ने अपने साम्राज्य को भी विस्तार किया, बहुत अच्छे मतलब थे। फिर इन्होंने हरियर प्रथम आया, इन्होंने ही अपना फाउंडर किया, बहुत सारे बातें हैं, तो इतना हम लोग डिटेल। हाँ, कृष्ण देव राय के बारे में हम लोगों ने समझ लिया। कृष्ण देव राय के बारे में ही सबसे ज्यादा जानना था। तुल्ला वंश के शासक थे, तुल्ला वंश, देखो मैंने लिखा भी है, तुल्ला वंश के शासक थे, ठीक है। 1509 से 1529 ईस्वी तक इनका शासन रहा है। ये इनका, इसीलिए इनको 2 समुद्र, मैंने सारा बता दिया आपको। चलते हैं अब आगे, ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है भाई। प्रच्छ बौद्ध किसे कहा जाता है? प्रच्छ बौद्ध। देखो देखो, आप ऐसे भी जब हम लोग पढ़ते हैं ना इतिहास, तो इतना जान लो ना कि आपको क्या बोलते हो, एशियंट हिस्ट्री में बौद्ध और जैन धर्म पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप इसको नहीं पढ़ते हो तो ये आपकी मूर्खता है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस, 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समझ रहे हो ना? तो यहीं से एक क्वेश्चन उठाया गया है, ठीक है। तो क्या कहा गया है कि प्रत्यक्ष बौद्ध किसे कहा जाता है? प्रत्यक्ष बौद्ध, है ना, प्रत्यक्ष बौद्ध किसे कहा जाता है? सुनो, आपको पता होना चाहिए, जब हमारा देश कहते हैं, जब उस समय आपको पता है, जब ये क्या बोलते हो, इसके बारे में आपने सुना होगा, अरे क्या बोलते हो जी, भुला गया, थोड़ा सा रुक जाओ, मैं थक जाता हूँ ना बोलते बोलते। हाँ, इसके बारे में जी, ये देख रहे हो कितना माइंड लैग करता, इसके बारे में जी, क्या बोलते हो, बोध गया में जो है, बोध गया में, हाँ, गौतम बुद्ध, वाह वाह वाह, क्या यार, मैं गौतम बुद्ध जी के बारे में भूल जाता हूँ। गौतम बुद्ध के बारे में आपने सुना होगा, गौतम बुद्ध जी के बारे में आपने सुना होगा। गौतम बुद्ध के अगर आप इतिहास देखते हो, कितना अच्छी बात रही है कि गौतम बुद्ध 32 साल के एज में उन्होंने अपना घर त्याग दिया, उन्होंने मोह माया सब चीज त्याग के अपनी ऐसे मार्ग पे चल पड़े जहां उनको सिर्फ और सिर्फ संघर्ष दिखता था। अगर आप पढ़ते होगे तो सिर्फ संघर्ष दिखता था। और अब और आपको लगता होगा ना कि गौतम बुद्ध जी एक मतलब ऐसे फैमिली से, बहुत ही, मानो ना तो बहुत अच्छे फैमिली से थे। आपने सुना होगा, बहुत अच्छे फैमिली से, एकदम बिल्ड फैमिली जिसको बोला जाता है, उससे थे। फिर उन्होंने क्या किया, बोध गया में आए, बोध गया में आने के बाद उनको मानो तो ज्ञान की प्राप्ति हुई।
तो बौद्ध धर्म का एक लंबा इतिहास रहा है। और उस समय आप देखोगे ना, तो आप उस समय देखोगे जब हम एशियंट हिस्ट्री में जाते हैं तो क्या बोला जाता है, बौद्ध ग्रंथ के ही बारे में ज्यादा अध्ययन किया जाता है और जैन धर्म के बारे में। देखो जैन धर्म उतना फेमस नहीं हो पाया, लेकिन बौद्ध धर्म बहुत अच्छा फेमस हुआ। आज भी बौद्ध धर्म को बहुत अच्छे से प्यार, देखो बौद्ध धर्म के बारे में आप मानो या ना मानो, लेकिन अब जब बौद्ध धर्म पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छा फीलिंग होती है। जैन धर्म से अच्छा फीलिंग बौद्ध धर्म में आपको देखने को मिलेगा। उनमें आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाई गई है। ठीक है, तो यही बात इस क्वेश्चन में है। चलते हैं, देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि प्रत्यक्ष बौद्ध मतलब छिपा हुआ बौद्ध। देखो इसका मतलब होती है प्रत्यक्ष, जैसे आपने पढ़ा होगा, याद करो, एक पढ़ा होगा प्रत्यक्ष बेरोजगारी कहाँ ज्यादा होती है, किसान क्या बोलती है, खेती में ज्यादा देखोगे ना, किसान लोग में, गांव में ज्यादा प्रत्यक्ष बेरोजगारी मतलब छिपा हुआ। तो यही है अपन, प्रत्यक्ष बौद्ध किसे कहा जाता है, तो प्रत्यक्ष बौद्ध होती है एक छिपा हुआ बौद्ध किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है शंकराचार्य को। शंकराचार्य को आदि शंकराचार्य जो है ना, इन्हीं के बारे में, इन्हीं को कहा जाता है प्रत्यक्ष बौद्ध। आप समझते हैं कि ये इसका मतलब क्या है। देखो आदि शंकराचार्य पता है एक भारतीय दर्शन के महान आचार्य थे। कब, 8वीं शताब्दी की मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने अद्वैत वेदांत दर्शन का भी प्रचार किया था। अद्वैत वेदांत दर्शन क्या है पता है, अदंत का मतलब होता है द्वैत नहीं, मतलब आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, ये बोला गया था। शंकराचार्य का ही मुख्य उद्देश्य था कि आत्मा और परमात्मा एक ही है, सब संचार का माया भ्रम है, मोह माया है, अर्थात जो कुछ हम देखते हैं ना वो सब मायिकी है, अस्थाई है, वास्तविक तो केवल परमात्मा है। ये किसने कहे थे, शंकराचार्य जी ने कहे थे। शंकराचार्य जी ने, शंकराचार्य एक छिपा हुआ बौद्ध के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि इनकी अगर आप इतिहास पढ़ोगे तो 8वीं शताब्दी में भारत दर्शन के महान आचार्य थे। इन्होंने अद्वैत वेद दर्शन की स्थापना इन्होंने की है। समझ रहे हो आप। देखो इसमें देख लेता हूँ थोड़ा सा ना, इसमें ज्ञान बिंदु वाला नोट्स नहीं पढ़ रहा हूँ, खाली क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, आचार्य का मुख्य सिद्धांत है। ठीक है, इनकी आत्मा और परमात्मा भी एक ही माया था। ठीक है, इन्होंने ही बोला कि आत्मा और परमात्मा सब एक है, सब संसार माया है, मतलब संसार की जाल में आप फंस चुके हो, भ्रम में आप फंस चुके हो, सब माया है, मोह माया है। तो आप मोह माया में ना फंसे, मतलब दुनिया में कोई चीज अस्थाई नहीं है, बिल्कुल अस्थाई नहीं है, कुछ नहीं अस्थाई है, सब टेम्पोरी है। इसीलिए वास्तविक सत्य जो है वो परमात्मा है। अब ऐसा सोचो कि मैं कोई वचन देने लगा, नहीं भाई, ये खुद शंकराचार्य जी ने बोले थे। तो अब आते हैं बौद्ध दर्शन से इनका क्या समानता है। तो बौद्ध धर्म से इन्होंने शून्यवाद का सिद्धांत इन्होंने दिया कि संचार जो है ना वो अस्थाई है, कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब क्या है, सब टेम्पोररी है। तो शंकराचार्य ही कहते थे कि संसार जो है वो माया है, बुद्ध कहते थे सरकार संचार शून्य है, अस्थाई है। तो दोनों को जो विचार थे ना वो कुछ हद तक देखोगे तो मिलते जुलते थे। इसी के कारण कुछ विद्वानों ने शंकराचार्य को दर्शन छिपे हुए बौद्ध के रूप में कहा गया। ठीक है, तो ये शंकराचार्य को कहा गया था। समझ में आया, मतलब शंकराचार्य जी को कहना था ना कि आत्मा और परमात्मा भाई एक है, संसार सब मोह माया में फंसा हुआ है दुनिया, आप इसके चक्कर में मत पड़ो, दुनिया में कुछ नहीं परमानेंट है, सब टेम्पोररी है। और बौद्ध जो गौतम बुद्ध जी थे, बौद्ध धर्म का कहना था कि संसार में जो बुद्ध थे ना वो संसार ही शून्य है, अस्थाई है। तो देखो मिला जुला के तो बात एक ही बोला जा रहा है, कहने का सिर्फ अलग अलग है, मतलब दोनों का विचार आप देखोगे तो सेम ही मिल रहा है। इसीलिए प्रत्यक्ष बौद्ध कहा गया किनको, शंकराचार्य को। ठीक है, मतलब हिडन बुद्धिस्ट, इन्हीं को कहा गया। लेकिन पता है ये आरोप पूरी तरीका से सही नहीं है, क्योंकि जब वास्तव में आदि शंकराचार्य बौद्ध धर्म के पूर्ण जागरण नहीं किए हैं, उन्होंने खाली वैदिक धर्म को पुनः स्थापित किए हैं। समझ रहे हो ना, ये बात थी। ठीक है, समझ में आ गया। देखो इस बुक में और कुछ बोला, प्रत्यक्ष कह रहा भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रचारक संत शंकराचार्य थे। बिल्कुल, केरल के 8वीं शताब्दी में जन्मे संत शंकराचार्य भारत में व्यापारिक स्तर पर भक्ति के प्रसारित किया है। शंकराचार्य दर्शन का आधार वेदांत उपनिवेश थे।
उस सिद्धांत को ऐधवाद कहा गया, जो मैंने बताया भी यहाँ पे। बात एक ही है, जो मैं बोला सब यहाँ लिखा हुआ है, बस उतना डिटेल में नहीं लिखा हुआ। देखो भाई, मैं ज्ञान बिंदु का सिर्फ क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है, मैं एक्सप्लेनेशन कहीं और से ले रहा हूँ, ठीक है। समझ लेते हैं, समझ में आया। तो शंकराचार्य के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज हो गया होगा भाई। देखो शंकराचार्य ऐसा कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं थे। आप हमारे हिंदू समाज में आप देखोगे ना तो इनकी बहुत रिस्पेक्ट है, ठीक है। अब देखो कुछ ऑप्शंस और दिए हुए हैं, तो क्या वो ऑप्शंस नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए, बिल्कुल पढ़ना चाहिए। देखो जैसे रामानुजम के बारे में दिया हुआ है, कपिल के बारे में दिया हुआ है, पतंजलि के बारे में दिया हुआ है, ये सभी हम लोग को अच्छे से पढ़ना चाहिए, ताकि इससे कुछ ना कुछ तो हमें नॉलेज मिल ही जाएगा। मिलेगा कि नहीं? ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखो आगे चलते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा, फिर आएंगे हम लोग हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री में। तो कोई क्वेश्चन पूछा गया है, रुक जाओ भाई, मैं थोड़ा सा बोलता हूँ ना तो बहुत अच्छे से समझाना पड़ता है ना। देखो अब है शंकराचार्य, शंकराचार्य इसका आंसर हो गया। कपिल, रामानुजम और पतंजलि। देखो अगर मैं बात करूं इसकी इस व्यक्ति के बारे में, तो सही तो आपने पढ़ लिया, शंकराचार्य इसका आंसर होगा। जो आत्मा और परमात्मा एक ही है, यही ना बोले हैं शंकराचार्य, बोले हैं संसार माया का जाल है, मत फंसो, मोह मोक्ष ज्ञान है। इसीलिए, और जो बात ये बोले हैं ना, ऑलमोस्ट आप देखोगे ना तो गौतम बुद्ध जी के बारे में भी आपको यही सुनने को मिलता है। गौतम भी यही बोलते हैं कि झूठ मत बोलो, मतलब बहुत सारे बातें बोलिए। देखो इनके बारे में समझते हैं, कपिल के बारे में। कपिल, देखो कपिल जो है ना, ये भी एक शाक्त दर्शन है। प्राचीन काल में आप जब पढ़ोगे इनको, कपिल मुनि शाक्त दर्शन का प्रवर्तक माना जाता है। इनके अनुसार आप देखोगे ना, तो जो जगत की रचना की गई है प्राकृतिक और पुरुष सोइल से हुई है, इनका कहना है। मतलब एक नास्तिक दर्शन कहलाते हैं, क्योंकि ईश्वर को स्वीकार नहीं करता। मतलब बौद्ध नहीं, बल्कि भारतीय दर्शन का स्वतंत्र शाखा है। देखो रामानुजम, रामानुजम के भी आपने बहुत कहानी सुने होंगे। रामानुजम क्या है, ये भी बोलते हैं कि आत्मा परमात्मा में भेद भी है और भेद भी है, ये इनका डिबेट अलग है। पतंजलि, पतंजलि जो है ना, वो मुनि योग सूत्र की रचना की है। पतंजलि जो है योग सूत्र की रचना की है, जो योग दर्शन है ना, इनकी रचना की है ये, ठीक है। तो ये हम लोगों ने अच्छे से समझ में आ गया। अब अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। देखो मॉडर्न हिस्ट्री तो भाई मेरा फेवरेट है, मैं तो इसको इतना अच्छा से पढ़ता हूँ कि आप सोच नहीं सकते हो। मैं मॉडर्न हिस्ट्री को मेरे जहन में बैठा हुआ, मैंने वीडियो बनाया है मॉडर्न हिस्ट्री को, तो आप देख सकते हो उसको जाके, बहुत अच्छे से मैंने उसको एक्सप्लेन किया है। देखो मेरा मेरा काम रहता है ना, देखो मेरा काम रहता है कि आप जैसे पढ़ाई कर रहे हो, तो पढ़ाई कर रहे हो तो आपका मकसद है कि मैं जॉब ले लूँ, और बाई चांस आपको गवर्नमेंट जॉब ना लगे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ना लगे ना लगे, तो ऐसा तो नहीं ना भाई कि आपका जॉब नहीं लगा तो आप बेरोजगार रह जाओगे। अरे आपके अंदर टैलेंट रहेगा ना, तो आप पहाड़ पर भी जाके आप बहुत झंडा गाड़ा कर सकते हो। तो आप देखना दुनिया में, जैसे खान सर के बारे में आप सोचो, खान सर कभी गवर्नमेंट जॉब के पीछे नहीं भागे, लेकिन देखो आज जितना उनके पास सोनो शोहरत है, आप सोच ही नहीं सकते हो कि वो कितने आगे निकल चुके हैं। तो वो अपनी नॉलेज और अपनी एबिलिटी से तो ही पहुंचे वहां तक। तो कभी भी इंसान को हार नहीं मानना चाहिए, लगे रहना चाहिए एक सही दिशा में। कुछ ना कुछ तो भगवान आपको भेजे ही हैं करने के लिए। ऐसा तो नहीं ना कि आप कुछ नहीं करोगे लाइफ में, बहुत कुछ कर सकते हो। देखो मैं हूँ क्या, मैं तो यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ ना, मैं भी एग्जाम दूंगा, मुझे भी पता है कि मेरे को एग्जाम देना है। लेकिन पता है, मैं मेरे पास इतना समय नहीं है, मैं और भी बच्चों को मैं पढ़ाते रहता हूँ। मेरे पास लगभग 8 से 10 बच्चे हैं, जिसमें मैं ऑल इंडिया के बच्चों को पढ़ाता हूँ। पता है, एक अमेरिका के बच्चा को भी मैं पढ़ाता हूँ। आप कहोगे सर फेंक रहे हो, नहीं हकीकत है। आप कहोगे सर अमेरिका के बच्चा को आप कैसे पढ़ा रहे हो, तो भाई वो बच्चा अमेरिका में रह रहा है, लेकिन वो भारत के ही है, और भारत के कल्चर को ही वो ज्यादा प्रमोट करता है। मतलब उनकी, वो बोलता है सर मैं मैथ वगैरह सब इंडियन वाले से ही पढ़ता हूँ, क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है पढ़ना। बोले वाह अच्छी बात है। तो वो छुट्टी पे गया है लगभग, इधर जब स्कूल छुट्टी हुआ था ना तो गया था। वो शायद साउथ इंडिया का है, ठीक है, तो वो पढ़ता है हमसे। और भी बहुत सारे बच्चे जो है ना वो पढ़ते हैं। मैं एक ऐसा बच्चा को पढ़ाता हूँ जो आप सोच नहीं सकते हो, समझ रहे हो ना।
और मेरे पास इतना समय, मैं एकदम बहुत बिजी रहता हूँ, मेरे पास इतना समय ही नहीं है जो मैं पूरा वीडियो मत देखो। मैं तो सुबह सुबह, अभी देखो सुबह सुबह है तो मैं सुबह सुबह डाल रहा हूँ, फिर मैं 12 बजे के बाद मेरा सारा क्लास शुरू हो जाता है ना, तो मैं फिर क्लास शुरू करने लगता हूँ, तो मेरा उस समय लगता है 10-11 बज जाता है पूरा। ठीक है, ठीक है, अब चलते हैं देखो अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों का विचार कीजिए। देखो भाई देखो, आप सबसे पहले सुनो, रैयतवाड़ी बंदोबस्त मतलब ना, पहले देखो हमारे देश में आप देखोगे ना तो एक मतलब ना, मतलब ऐसा समझो, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, देखो रैयतवाड़ी जो व्यवस्था था वो पता है उसके शासनकाल में आया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में भारत में आया था। उस समय रैयत रैयतवाड़ी, सॉरी सॉरी रैयतवाड़ी है ना, वो तो हाँ देखो समझते हैं इसके बारे में। देखो यह जो देखो समझते हैं, ये जो व्यवस्था था ना, ये व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था, ये व्यवस्था दक्षिण भारत में ये व्यवस्था की गई थी। खास करके आप मद्रास में चले जाओ, बॉम्बे में चले जाओ, और कुछ भाग जो प्रांत असम और वर्मा में लागू किए गए थे। पता है ये किसने लागू किया था? ये किया था थॉमस मुनरो ने। कौन किया था? थॉमस 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 मुनरो ने किया था। थॉमस मुनरो ने किया था। थॉमस मुनरो ने किया था। किसने किया था? ये कब किया था? ये 1820 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, मतलब रैयतवाड़ी की अगर हम बात करें तो रैयतवाड़ी एक दक्षिण भारत में ये व्यवस्था शुरू की गई थी। ठीक है, रैयतवाड़ी एक दक्षिण भारत में शुरू की गई थी, खास करके मद्रास के एरिया में, बॉम्बे के एरिया में, और कुछ असम और बर्मा के क्षेत्र में किया गया था। ये किया गया था थॉमस मुनरो और रीड के द्वारा। रीड 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 की हड्डी साला, ये रीड के द्वारा किया गया था 1820 में। ठीक है, रैयत का मतलब ही होता है ना किसान, समझ लो, रैयत का अर्थ ही होता है किसान, इसलिए इसको रैयत वाड़ी व्यवस्था किया गया। मतलब ना कि किसान और सरकार के बीच में संबंध बताना। ठीक है, अब समझते हैं, देखो इसका मतलब क्या था, समझ रहे हो ना? मैं जो समझाया यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन पे नहीं आया हूं, मैं इसका पहले फाउंडेशन तैयार कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन है क्या। रैयतवाड़ी की मैं बात कर रहा हूं, तो रैयतवाड़ी किसने शुरू किया था? थॉमस मुनरो और रीड ने 1820 में। ये साउथ इंडियन की था। ठीक है, और आपको पता होगा हमारे देश में तीन तरह का प्रथा था। एक था जमींदारी प्रथा, एक था रैयतवाड़ी व्यवस्था, और एक था महलवाड़ी व्यवस्था। जमींदारी प्रथा उस समय चलता था राजा महाराजा के, फिर रैयतवाड़ी व्यवस्था और महलवाड़ी व्यवस्था, इसी में एक रैयतवाड़ी व्यवस्था था। और मोस्टली ये दक्षिण भारत में था। किसने शुरू किया था? थॉमस मुनरो और रीड ने। कब किया था? 1820 में। रैयत का अर्थ क्या होती है? किसान। इसका मतलब होता है ना, किसान और सम्राट सरकार के बीच में सीधा संबंध। किस चीज का सीधा संबंध? लगान का, टैक्स का सीधा संबंध। ठीक है, अब क्या इसकी विशेषता थोड़ा पढ़ लेते हैं ना, क्योंकि इसमें क्या बोला गया, विचार पे अध्ययन कीजिए। देखो रैयत जो वाड़ी व्यवस्था था ना, वो सबसे बड़ी व्यवस्था ये थी कि पहले जमींदारी व्यवस्था में किसान जो थे वो जमींदार को लगान देता देता था। समझ रहे हो? जो जमींदारी व्यवस्था था उसमें किसान जो थे वो जमींदार को लगान दिया थे, लेकिन जमींदारी सरकार को ही कर देता था। लेकिन नई व्यवस्था है ना, इसमें बिचौलियों को खत्म किया गया और सीधे क्या किया गया, ब्रिटिश सरकार को कर देने लगा। इसी के कारण इसको किसान और सरकार के बीच में बन गया। मतलब सरकार भूमि की मालिक थी, लेकिन इस व्यवस्था का असली मालिक सरकार थी। ठीक है, समझ रहे हो ना? इसकी असली मालिक सरकार थी। और सरकार क्या करती थी, किसानों को भूमि केवल पट्टे पर देती थी, और जो किसान थे ना वो भूमि का उपयोग कर सकता था, लेकिन उसे बेच या अस्थायी रूप से अपने नाम नहीं कर सकता था। इनका था, अगर किसान लगान नहीं देता तो उनकी उनकी जमीन वापस ले लिया जाता था। इस तरह से देखोगे तो भूमि का जो मालिक का बल्कि सिर्फ उपयोग करता था। नहीं समझा? नहीं समझा? नहीं समझा? और समझाता हूँ डिटेल में। समझ में नहीं आ रहा? अरे आ रहा होगा भाई, ऐसा कैसे नहीं आएगा? देखो
रैयत बाड़ी मैंने समझा दिया ना। देखो मैं ऑप्शन पे नहीं है, ऑप्शन तो आप मेरी बात को आप ध्यान से सुनोगे ना तो ऑप्शन तो ऐसे ही उड़ा के रख दोगे। देखो सबसे पहले आप समझो, आप थोड़ा सा बैकग्राउंड की तरफ जाओ। बैकग्राउंड में बैकग्राउंड लेता हूँ। देखो मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ ना, मतलब ऐसा मैं पढ़ने वाला हूँ, मैं किसी चीज के पूरा अध्ययन करता हूँ, बाबा बनना बनना कोशिश करता हूँ, बन भी जाता हूँ। देखो मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ ना, तो ऐसा नहीं कि मेरे पास नॉलेज नहीं है, मैं बहुत अच्छे से पढ़ा हूँ तो ही आपको मैं समझा पा रहा हूँ। ठीक है, समझो इस चीज को। देखो पहले आप इतिहास को थोड़ा सा पढ़ने को खोलो। अगर आपने दरोगा की तैयारी कर रहे हो भाई तो आपने इतिहास पढ़ा ही होगा। तो देखो अगर आप देखोगे ना हमारे इतिहास में, तो एक तो था जमींदारी प्रथा। मैं लिख नहीं रहा हूँ, कितना लिखूंगा। एक जमींदारी प्रथा था, एक रैयतवाड़ी प्रथा था, और एक महलवाड़ी प्रथा था। क्या था, मैं सही से लिख देता हूँ। एक तो था जमींदारी, एक था जमींदारी प्रथा, एक था रैयत रैयत बाड़ी रैयत बाड़ी, और एक था महल महल बाड़ी था महलवाड़ी था। यही तो तीन था। अब देखो इसका काम क्या होता था भाई, तीन तरह का भू राजस्व था। इनका मुख्य उद्देश्य क्या था, क्या था इनका मुख्य उद्देश्य था कि किसान जो लोग थे, हमारे किसान थे, जो किसान लोग थे, किसान से जमीन का जमीन का जमीन का टैक्स लेना, टैक्स टैक्स वसूलना, इसका ये काम था। और ब्रिटिश सरकार के लिए पैसा जुटाना। जो अंग्रेज थे ना, अंग्रेज थे, मतलब ब्रिटिश ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए पैसा जुटाना टैक्स के माध्यम से। इसमें कौन कौन सी प्रथा थी, जमींदारी प्रथा थी, रैयतवाड़ी प्रथा थी, और महलवाड़ी प्रथा थी। किसान से क्या करता था, टैक्स लिया जाता था, और ब्रिटिश अपनी खजाना भरते थे, यही ना। अब इसी में देखो, इसी में कौन था एक था रैयतवाड़ी, जो हमारे क्वेश्चंस में दिए हुए हैं। रैयतवाड़ी था। रैयत में देखो क्या था ना, रैयत में क्या था, रैयत का मतलब होता था सीधा किसान। मैं एक पेज ले लेता हूँ। रैयत का मतलब था, रुको थोड़ा सा, एक सेकेंड। क्या हुआ जी, उड़ गया क्या पेज? अरे चलो चलो कोई बात नहीं, यहीं तक में उड़ा है पेज उड़ गया जी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो। हाँ देखो, इसको समझते हैं। देखो क्या था, पेज ही उड़ गया, कोई बात नहीं, सेव भी मैंने नहीं किया। देखो तो क्या था ना, रैयत का मतलब होता है ना किसान। रैयत का मतलब ही होता है किसान। किसान होता है, ठीक है, किसान होता है। रैयत का मतलब ही किसान होता है। तो क्या करता था ना, रैयत रैयत क्या करते थे, किसान को सीधे सरकार देते थे, मतलब सरकार को ही सीधा टैक्स दिया जाता था। यहाँ पे सरकार की भूमिका रहती थी। सरकार को टैक्स देते थे कौन, किसान। किसान जो थे वो सरकार को सीधे टैक्स देते थे, ये मतलब है। मतलब किसान जो थे वो सीधे सरकार को लगान देता था, और इसके बीच में कोई भी जमींदारी और बिचौलियां नहीं थे। समझ रहे हो। अब मैं आती हूँ बात पे। अब देखो आपके दिमाग में आएगा सर किसने शुरू किया था, तो ये साला थॉमस मुनरो ने शुरू किया था, और क्या बोलते हो, रीड ने शुरू किया था। ये साउथ इंडियन का था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में नहीं, मद्रास प्रेसिडेंसी में ये लागू किया गया था खास करके, और 1820 में शुरू हुआ था। देखो इसकी मूल व्यवस्था क्या थी कि किसान और सरकार के बीच सीधा संबंध। देखो यहाँ पहला ऑप्शन ही बोल दिया है, किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, बिल्कुल दिया जाता था। पहला ऑप्शन तो मैंने पकड़ लिया। फिर क्या था ना, इस व्यवस्था में जो जमींदारी को हटा दिया गया, जो जमींदारी व्यवस्था था ना उसको हटा दिया गया, और सीधे क्या करते थे, किसान जो थे वो ब्रिटिश सरकार को लगान देता था, इसलिए इसको रैयतवाड़ी कहा गया। इसमें यही फर्क था ना, कि जो किसान थे ना खुद जमीन जोतते थे, लेकिन सरकार असली हक मालिक का हाना हक होता था। मतलब ना कि जमीन जो जोता करते थे और टैक्स देते थे, मतलब ना जमीन तो सरकार की होती थी, लेकिन टैक्स देते थे किसान, ठीक है। और भूमि का जो ओनरशिप कौन होंगे, भूमि का मालिक कौन होगा, तो भूमि का मालिक सरकार होती थी। किसान को सिर्फ क्या करते थे, जमीन का पट्टा दे दिया जाता था, इसलिए किसान केवल कृषि का अधिकार था, ना कि मलिकाना अधिकार।
तो अगला क्वेश्चन क्या बोला गया, सरकार जमीन रैयत को पट्टे पर देती थी, बिल्कुल देती थी। किसान लगान नहीं देता था, बल्कि अगर हाँ कोई अगर किसान मान लो किसी कारणवश लगान नहीं दे पाया तो उसकी जमीन छीन लिया जाता था। तो भाई ये तो बहुत बड़ा दोगलापंथी था ना, मेहनत भी कर रहा है और इसको मानो था, ये था। दूसरा था टैक्स लगाने की प्रक्रिया क्या था, सरकार जो थी ना वो लगान जो लगाते थे ना वो भूमि की जांच करती थी कि मिट्टी कैसा होगा, कौन सी फसल उगाई जाएगी, जमीन का कितना प्रोडक्शन होगा, उसके आधार पे लगान की तय की जाती थी। मतलब यहाँ पे जो बंदोबस्त था ना, सेटलमेंट, इसी को बोला गया है, सेटलमेंट कहा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे कर लगाने से पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य का निर्धारण किया जाता था, बिल्कुल किया जाता था, बिल्कुल किया जाता था भाई। फिर था लगान की मात्रा, लगान बहुत ज्यादा था, मतलब ना कभी कभी उपज का आधा हिस्सा भी सरकार को देना पड़ता था भाई। सोच लो अगर मेहनत वो किया ना तो आधा से ज्यादा पैसा उसको दे देना पड़ता था। तो एक तो मानो ना बहुत बड़ा शोषण होता था। अगर मान लो किसान की फसल खराब हो जाए तब भी साला उसको लगान देना पड़ता था। तो ये तो बहुत बड़ा मानो ना, क्या ही मैं बोलूं। मान लो कभी कभी किसान की फसल खराब हो गई, अगर खराब हो गई तो क्या होगा, वो नहीं देगा, टैक्स नहीं देगा, उसे लगान देना पड़ता था। किसान की स्थिति बहुत, देख ही रहे हो किसान की स्थिति क्या होगा, आप अनुमान ही लगा लोगे। शुरुआत में किसान को लगा कि अब जमींदार नहीं, राहत तो मिलेगी, लेकिन बाद में पता चला कि सरकार का लगान तो बहुत है, बहुत ज्यादा है। कर्ज में डूबने लगे, साहूकार गुलाम बन गए। इस तरह से व्यवस्था ने किसान की हालत सुधरी नहीं बल्कि और टेंशन भरी हो गई। ठीक है, कहाँ लागू हुआ था ये, खास करके साउथ इंडिया में चले जाओ, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में लागू हुआ था। ठीक है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में जाओ तो महाराष्ट्र गुजरात में था और कुछ असम के क्षेत्र में थी। रैयत बाड़ी व्यवस्था मानो ना कुछ खास नहीं था। ठीक है, तो अगर आप देखोगे ना तो इसमें सारे ऑप्शन सही है। ठीक है, समझ में आ गया, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन देख रहे हो ना, सभी सही है। मैं इसी में बात कर रहा हूँ, हाँ इसमें सारे ऑप्शन सही है। ठीक है, देखो इसमें भी बहुत अच्छे से बताया गया है, मैं इसको थोड़ा पढ़ लेता हूँ। देखो रैयत बाड़ी व्यवस्था का जन्म थॉमस मुनरो कैप्टन अलेक्जेंडर रीड को माना जाता है, बिल्कुल। 1792 में रैयत बाड़ी व्यवस्था बारामहल जिले में पहली बार कैप्टन रीड के द्वारा किया गया था। फिर 1820 में इस व्यवस्था को मद्रास में लागू किया गया। यहाँ व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए मुनरो को मद्रास प्रेसिडेंसी का गवर्नर भी बनाया गया। फिर 1825 में यह व्यवस्था बंबई, 1858 तक संपूर्ण दक्कन और अन्य क्षेत्रों में लागू हो गई। फिर रैयत बाड़ी व्यवस्था में प्रत्येक पंजीकृत भूमि को भूमि का स्वामित्व माना गया और लगान जमा करने का दायित्व भी किसानों को ही दे दिया गया। इस तरह से देखा जाए तो मैंने सारा बात बता दिया। तो अब और देखो, अब कुछ या देखो ये इसके अलावा बहुत सारे जो थे ना महलवाड़ी, ये सब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, ताकि मतलब समझ में आ जाए, समझ रहे हो ना। हाँ, थोड़ा सा मैं मतलब शॉर्ट में बता देता हूँ, क्योंकि उतना डिटेल में तो पढ़ेंगे, कोई कभी ना कभी क्वेश्चन तो आएगा नहीं, आएगा ही, कौन किसके पक्ष में थे, कब शुरू किया गया था, तो ये थोड़ा सा डिटेल हम लोग पढ़ लेते हैं कि और भी व्यवस्था थी ना वो कैसा था। ठीक है, तो देखो इंडिया में ऐसा तो नहीं कि रैयत बाड़ी व्यवस्था था, और भी व्यवस्था थी, मैंने बोला महलवाड़ी था, जमींदारी प्रथा था, ये सब भी था। और ये सब जगह जगह शुरू हुआ था। देखो खास करके रैयत बाड़ी व्यवस्था जो थी ना वो कहाँ था, वो विदेश में, सॉरी सॉरी साउथ में इंडियन में था। देखो देखो मैं थोड़ा सा इसकी भूमि तैयार करता हूँ। देखो रैयत बाड़ी व्यवस्था में क्या था, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पे नियंत्रण किया था, तो आपको पता है कि 1757 में एक युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था, कौन सा युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध 1757 में एक युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध। ठीक है, प्लासी के युद्ध के बाद जो भारत से ज्यादा धन वसूल कर इंग्लैंड भेजना, टारगेट अंग्रेज को यही था कि हम अधिक से अधिक पैसा कमाएं, अंग्रेज भारत से शोषण करें और अधिक से अधिक यहाँ से धन लूटें, जैसे जिस तरह से हो, और सब हम क्या करें, इंग्लैंड भेज दें। ये किनका टारगेट था, ये अंग्रेज का टारगेट था। ठीक है, इसलिए भारत में क्या किया गया ना, मतलब जमीन से टैक्स लगाने की एक प्रथा शुरू की गई। तीन तरह का व्यवस्था, इनका एक ही उद्देश्य था कि किसान से जमीन लगाना, टैक्स वसूलना और
सरकार को पैसा पहुंचाना, ये था। तो भारत में देखोगे तो जमींदारी प्रथा, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महलवाड़ी व्यवस्था यही शुरू किया गया था। इसको हम समझते हैं, देखो थोड़ा समय इसको समझ लेते हैं, क्योंकि आया है तो हम लोग समझ ही लेंगे ना। थोड़ा समय पेल लेता हूँ, हाँ रुको जी, इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ। हाँ देखो समझते हैं। देखो हमारे जब हमारे देश में कौन कौन सा महलवाड़ी चला, मतलब एक तो चला, अभी तो हमने रैयतवाड़ी पढ़ लिया। एक था किसका, अस्थाई बंदोबस्त। एक आपने पढ़ा होगा अस्थाई बंदोबस्त, इसके बारे में समझ लेते हैं। अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त। पता है ये अस्थाई बंदोबस्त किसने शुरू किया था? इसको परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं हम लोग। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कब किया था? 1773 में शुरू किया गया था। 1773 में शुरू करने वाला व्यक्ति जो था, मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं बोल दे रहा हूँ, सुन लो। लॉर्ड कॉर्नवालिस था। इसको परमानेंट सेटलमेंट कहा जाता है। ये ज्यादा से ज्यादा देखोगे ना तो बिहार, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था अस्थाई बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। इसका मुख्य क्या था कि सरकार ने जमीन, मतलब देखो इसका क्या क्या काम था। जो सरकार थे वो जमीन जमींदारों को दे दिया था, समझ लो। जो सरकार थी, सरकार मतलब कौन? अंग्रेज। वो जमीन क्या किया गया था? जमींदारों को दे दी गई थी। किसान जमीन जोतते थे लेकिन लगान जमींदारों को देते थे। देखो यहाँ पे तीन फैक्टर है। देखो पहला, एक सरकार, समझ लो, एक सरकार, एक जमींदार, जमींदार जमींदार और एक किसान, समझ लो। देखो सरकार जो थी ना, वो सारा खेत जमींदार को दे दिया गया था कि भैया तुम इस खेत के मालिकाना हक रखो। और जमींदार जो थे वो किसान को खेत जोतने के लिए दिए थे। अब टैक्स किसको देंगे? तो टैक्स जो थे वो जमींदार को देते थे। कौन? किसान। और जमींदार फिर सरकार को देते थे। तो यहाँ पे ये दलाली का काम करते थे, समझ रहे हो ना। जो जमींदार थे वो दलाली का काम करते थे, मतलब जो बिचौलिया नहीं होता पैसा, जैसे मान लो किसान ने 100 रुपया दिया तो साला ये 80 रुपया देगा, 20 रुपया ये खुद खा पी जाते थे। ये थे जमींदार का काम, जमींदार वाला, ठीक है। लेकिन जो सरकार, जो लगान था वो जमींदारों को देते थे। इसलिए जमींदार का, जो जमींदार थे वो सरकार को तय की गई रकम देते थे, ठीक है। मतलब सरकार ही फिक्स करते थे कि कितना पैसा आपको देना है। परिणाम देखो क्या हुआ, जमींदार अमीर हो गए। आप देख ही रहे हो, जमींदार तो भैया अमीर नहीं होंगे देख रहे हो ना, किसान से जमींदारी ले रहे हैं और इसको दे रहे हैं। आप देख रहे हो, दे रहे हैं, तुमको लग रहा है ये ईमानदारी से काम करेंगे। तो देखोगे ना, जो जमींदार जो थे वो अमीर हो गए और किसान गरीब हो गए, बिल्कुल गरीब हो गए। किसानों पर पूरा अत्याचार बढ़ा, फसल खराब हुई तब भी लगान दो। तो इस तरह से देखोगे ना तो किसान शोषण का शिकार होते चले गए, ठीक है। समझना समझना मेरी बात को, शोषण का शिकार होते चले गए, समझना, ठीक है। और ये कब क्या आया था? 1773 में आया था। 1773 में किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कहा? बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में। अब देखो जमींदार तो अमीर हो गए, जैसे अभी हमारे देश में, इंडिया में देखते हो साला नेता लोग कितना, नेता वोट जनता देती है, अमीर कौन होते हैं? नेता। और भिखमंगा कौन होता है? आम पब्लिक। यही न हो रही है वहां, यहाँ ऐसे ही सिस्टम था। फिर क्या हुआ ना, बोला नहीं ऐसे तो सारा ये फर्जीवाड़ा हो जाएगा। फिर क्या किया गया? जमींदारी प्रथा को खत्म किया गया। अब सीधा सरकार और किसान के बीच में लिंक बना दिया गया। बोला नहीं, जमींदारी प्रथा खत्म करो, ये फर्जीवाड़ा यहाँ हो रही है, सरकार सीधे किसान से टैक्स लेगी, अधिक से अधिक और फायदा कमाएगी। तो यहाँ पे देखा गया तो 1820 में थॉमस मुनरो और रीड ने 1820 में दक्षिण भारत में ये व्यवस्था शुरू किया, क्योंकि ये देख चुके थे नॉर्थ इंडिया में यहाँ तो बहुत बड़ा दलाली हो रही है। तो जमींदारी प्रथा को हट करके रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू किया गया। और रैयत का सीधा अर्थ होता था किसान, मतलब सीधे किसान सीधे सरकार को लगान देगा। कोई भी जमींदारी इसमें बीच में बिचौलियों वाला काम नहीं करेगा। देखो विशेषता क्या थी? सरकार भूमि की मालिक होगी। सरकार जो जमीन होगा, जमीन
जो जमीन होगा उसका मालिकाना हक सरकार की होगी और किसान सिर्फ खेती करेंगे, पहली बात। दूसरी, किसान को केवल पट्टे पर भूमि दी जाएगी, कितना जमीन किसको देना है वो सब सरकार तय करेगी, ठीक है। और कर लगाने से पहले भूमि को निरीक्षण किया जाएगा। अरे रे रे कट गया लाइन।